गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी बात न तो लॉ की है, न आज बात होगी टैक्स की, न हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्टिंग की और ना ही अकाउंट्स की। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फिर आज का ये वीडियो क्यों है। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी पढ़ाई से अलग हटकर है। जी हाँ, जिंदगी में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की जो आपकी क्लास है वो जिंदगी की क्लास है, और इस जिंदगी की क्लास में आपके जो टीचर होने वाले हैं वो है एक बहुत जानी मानी पर्सनालिटी। जी हाँ, वो एक ट्रेनर है, एक मोटिवेटर है, एक टॉकर भी हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोच भी हैं, जो आपको गोल सेटिंग भी सिखाते हैं, जो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। उन पर्सनैलिटी का नाम है अरविंद भट्ट साहब। ये नाम इतना जाना पहचाना है कि बहुत सारे लोग इस वक्त जो वीडियो को देख रहे होंगे, ये नाम सुनते ही सोच रहे होंगे कि हाँ, इस वीडियो को तो हमको अब आखिर तक देखना ही पड़ेगा। जी हाँ, अपनी अगर बात करूं तो मैं 20 साल से ये चाहता था कि मैं भट्ट सर की कोई क्लास अटेंड करूं, उनका कोई सेशन अटेंड करूं। तो आज आप लोगों के लिए जो सेशन रखा गया है उसमें मुझे भी एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है कि मैं अरविंद भट्ट सर की इस सेशन को, इस क्लास को मैं अटेंड करूं। तो दोस्तों, आज की आपकी जो जिंदगी की क्लास है उसमें जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। जी हाँ, इस वक्त में आप लोग बहुत बड़े एक कंफ्यूजन में हैं अपने एग्जाम्स को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के, कि हमें ये ऑप्ट करना है, हमें वो ऑप्ट करना है, आखिर हमको करना क्या है। तो मैं श्योर हूं इस बात को लेकर के कि जैसे ही आज का ये पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, पूरा सेशन अटेंड कर लिया, बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को आज मिलने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं वेलकम स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगा बीएम बियानी सर को कि सर यहां पे आए और एक वेलकम स्पीच हम लोगों को दें। बीएम बियानी सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भंडारी सर हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि आज हम क्या करने वाले हैं। लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहते हैं। मुझे स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस है, आपके पड़ोसी को स्ट्रेस है। पड़ोसी को स्ट्रेस इसलिए होगा कि आप उसके पड़ोसी हैं। आपको स्ट्रेस इसलिए होगा कि पड़ोसी आपका पड़ोसी है। हर व्यक्ति को स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम बात करें स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स में भी बात करें सीए स्टूडेंट्स की, और सीए स्टूडेंट्स की भी बात करें जब ऐसा टाइम है जब कोविड-19 का सीजन चल रहा है। बट दोस्तों, टेंशन फ्री रहिए। आज हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी है, नेम है जो अपने आप में एक रिनाउंड नेम है। रिनाउंड नेम में भी एक इंटरनेशनली क्लेम नेम है, और उसमें भी अरविंद भट्ट साहब है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सारी स्ट्रेस आज गायब होने वाली है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि चेहरा भगवान की देन है, पर हम जिस चेहरे को आज देखेंगे वो अपनी काबिलियत की देन है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को एंजॉय करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वील हैव अ वेरी लाइव एंड एनरिचिंग सेशन। थैंक्स ऑल। मैं आपका और टाइम नहीं लूँगा। मैं स्वागत करना चाहूँगा अरविंद भट्ट साहब का। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा, मेरी फैकल्टीज़ का, आप स्टूडेंट्स कम्युनिटी का, इवन जो मास लेवल पर जो लोग भी हमारे वीडियो को अगर हम टेलीकास्ट करेंगे, जब भी देखेंगे, तो उन सब का। सो आई वेलकम ईच वन ऑफ यू, एंड आई थिंक आई वुड नॉट टेक मोर टाइम ऑफ यू। थैंक यू। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है अरविंद भट्ट साहब को यहाँ बुलाने का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भट्ट साहब से कि प्लीज आप पधारें, और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी को फैकल्टी हरीश वैष्णव सर से भट्ट सर का वेलकम करने के लिए। हरीश सर। तो दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि भट्ट सर इस वक्त यहाँ पे आ चुके हैं, तो आगे का ये पूरा जो सेशन है अब आपके हवाले सर। सर नमस्ते मित्रों। बिहानी सर और जयेश सर ने जो मेरा परिचय दिया है, उससे अब मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ। दे हैव थ्रोन अ चैलेंज टू मी कि मुझे आपके जीवन में अगर कहीं कोई स्ट्रेस आ रहा है तो उसका समाधान देना है। सो अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपका तनाव तो शायद दूर हो जाएगा, पर अब मेरा तनाव शुरू होता है। मैं औपचारिक शुरुआत करूं अपनी बात की, उसके पहले मेरी एक परंपरा है, और परंपरा ये है कि मैं मंत्र का वाचन करता हूं। स्क्रीन पर आपके सामने मंत्र है,
इंग्लिश में स्क्रिप्ट है, मैं संस्कृत में वाचन करूंगा और हिंदी में उसका अनुवाद प्रस्तुत करूंगा। आप अभी अपने घरों में बैठे हैं, पर जहां बैठे हैं और मेरे सामने जो फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं वो अपनी अपनी कुर्सियों पर 2 मिनट के लिए सीधी कमर से बैठेंगे, दोनों पांव ज़मीन पे टिके हुए, हाथ अपनी गोदी में। और अगर आप लोग अपने घर में अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो अपने हाथ अपनी ही गोदी में रखें, पड़ोसी की गोदी में नहीं रखें, इसका ख्याल करें। मुस्कुराते रहें, ऐसे घूर घूर के मत देखिए मुझे। अरे बच्चा कही है, खारो खारो क्यों देखो हो, डोंट गिव मी बर्निंग ग्लांसेस। द फर्स्ट फॉर्मूला टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस इज स्माइल। 100 बीमारियों का एक इलाज मुस्कुराहट। जब दिल में खुशी होती है तो मुस्कुराहट स्वभावतः आती है, लेकिन एक रिसर्च कहती है कि अगर मुस्कुराहट लेकर आ जाए चेहरे पर तो तनाव स्वतः काफूर हो जाता है, क्योंकि अवर माइंड इज ट्यूटर्ड टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर पैटर्न with stress, with pain, with grief. We have a different kind of expression. With happiness, we have a smile. But reverse is possible. If we have a sad face, we shall generate sad emotions. If we have an angry face, we shall generate anger within us. If we have a smile on our face, we shall generate positive emotions within us. हालांकि आपके मन में प्रश्न आ सकता है, ऐसे कैसे मुस्कुराएं? कोई कारण तो होना चाहिए मुस्कुराने का। पर याद रखिए, कारण होने पर तो नादान भी मुस्कुराएगा, कारण ना होने पर भी जो मुस्कुराए वो बुद्धिमान। रिमेंबर, लाइफ इज फुल ऑफ पेन्स, लाइफ इज फुल ऑफ पेन्स, बट टू लिव द लाइफ विद अ स्माइल इज आर्ट ऑफ लाइफ। आई रिपीट, pain is part of life, but to live the life with a smile is art of life. Now look at me. 42 वर्ष से शादीशुदा हूं, फिर भी मुस्कुरा रहा हूं। ये देखिए, बिहानी सर मुस्कुरा रहे हैं, बत्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, भंडारी सर मुस्कुरा रहे हैं, वैष्णव सर मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराहट ही है एक साधन जो हमें खुशी दे सकता है। या तो दीवाना मुस्कुराए या वो जिस पे अल्लाह की मेहर हो, वरना इस ज़माने में मुस्कुराता कौन है। तो दोस्तों, मुस्कुराइए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे 1 घंटे बात करूं, आप 1 घंटे तक मुस्कुराते ही रहें, या तो मैं पागल या आप। तो ऐसा नहीं करें। कीप ऑन गिविंग मी पंचेस ऑफ अ स्माइल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ना तो ऐसा होना चाहिए कि मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराऊं, और ना ये होना चाहिए कि मुस्कुराना बंद नहीं करूं। मारवाड़ी में कहावत है, गली कह तो हार जावे नहीं, जावे तो पाछी आवे नहीं। तो ऐसा मत कीजिए। गिव मी पंचेस ऑफ स्माइल, लेट मी फील दैट यू आर हैप्पी, एंड आई गारंटी दैट यू विल फील हैप्पी इफ यू हैव अ स्माइल। सो लेट्स बिगिन। अगर संभव है तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, और जब मैं रिलैक्स हूं तो आंखें खोल लीजिएगा, और तब आंखें जरूर खोलिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। ये नहीं कि मजा आ रहा आप चुप रहिए, हम आंखें बंद करके बैठे हैं। तो रिलैक्स कहूँ तो आप मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे, और डियर फैकल्टी मेंबर्स, अपने दाएं बाएं बाजू बैठे फैकल्टी मेंबर को आप मुस्कुराते हुए अभिवादन करेंगे। ग्रीट देम, से देम नमस्ते या गुड आफ्टरनून, वॉट एवर यू प्रिफर टू से, बट से इट विद अ स्माइल। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनौ अधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, आप हम गुरु शिष्य सभी का साथ साथ पालन पोषण करें, साथ साथ रक्षण करें। हम आपसी विमर्श द्वारा जो ज्ञान और ऐश्वर्य अर्जित करें, वो हमारे लिए ही नहीं, हमसे जुड़े हुए परिवार और समाज के हर व्यक्ति के लिए ज्ञानार्थ और लाभार्थ हो। हम कभी भी आपस में ईर्ष्या और द्वेष नहीं करें। तीनों प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से हे ईश्वर आप हमारी रक्षा करें। ओम
ओम शांति शांति शांति. With a smile, relax. Open your eyes, greet your neighbors. नमस्ते मित्रों, गुड आफ्टरनून. स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स आज का विषय है. और पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि स्ट्रेस को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. जैसा मैंने पहले कहा, स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ. अगर हम जिंदा हैं तो स्ट्रेस होगा. अगर थोड़ा सा फिजिक्स की बात करूं, every being which is having or who is having an existence has to have surface tension. If you have a surface, you have surface tension. और सरफेस है, भगवान की दया से हमारे पास शरीर है, अन्नमय कोश है, इसलिए तनाव तो हमारे जीवन का हिस्सा है. उससे घबराने डरने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर तनाव नहीं है तो जरा गंभीर हो जाइए, सोचिए कहीं आप निकम्मे और नकारा व्यक्ति तो नहीं है. आपको तनाव क्यों नहीं है? One who wants to be good at his work, one who is ambitious, one who wants to achieve something, one has to make certain efforts in a certain direction, has to have certain stress. सिर्फ मुर्दों को जो कब्रिस्तान में दफन हैं या चिता पर लेटा दिए गए हैं, उन्हें स्ट्रेस नहीं होता है. सो अगर आपको स्ट्रेस है, खुश हो जाइए, आप जिंदा हैं. What we have to learn is, we have to learn to cope with the stress. वो जो स्ट्रेस जीवन का अहम हिस्सा है, उसके होते हुए हम एक खुशनुमा आनंदित जीवन कैसे जिएं, ये सीखना जरूरी है. इस स्ट्रेस को भगाने की कोशिश मत कीजिए. मैं आगे बात करूंगा. स्ट्रेस हमें मदद देता है अपने लक्ष्यों को पूरा करने में. इसलिए स्ट्रेस से डरने की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेस को आत्मसात करने की आवश्यकता है. जैसे क्रिकेट का फील्डर बॉल जब उछल के हवा में आती है तो कैच लेने के लिए जगह पे खड़ा इंतजार नहीं करता है, आगे बढ़कर कैच करता है. उस तरह कहता हूं, ग्रीट द स्ट्रेस, बीट द स्ट्रेस. आगे बढ़िए. वो तनाव जो कल आने वाला था, खींच के आज लाइए, उसको फेस कीजिए, उसका समाधान ढूंढिए, उसके साथ खुशनुमा कैसे रहा जाए ये सोचिए. अनेक कारण होते हैं स्ट्रेस के. अभी बिहारी सर ने कहा पड़ोसी के कारण हो सकते हैं, या हम पड़ोसी के कारण हो सकते हैं. स्ट्रेस के अनेक कारण हो सकते हैं, छोटे बड़े. लेकिन मैंने मुख्य 3 कारणों की चर्चा करना तय किया आज. पहला कारण है, स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ आवर रिएक्शंस टू आवर सराउंडिंग्स. दूसरा, इट इज बिकॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट. और तीसरा, unnecessary worries. So इस शब्द से समझ में आ गया होगा कि there are certain worries which are necessary and there are certain worries which are unnecessary. कैसे, बाद में बात करते हैं. एक पहला क्रम से लेते हैं. फर्स्ट कम फर्स्ट. फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ आवर रिएक्शंस टू आवर सराउंडिंग्स. तो हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं. हमें रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए. आसपास जो कुछ हो रहा, कठिन सिचुएशन आ रही है, अनफेवरेबल सिचुएशन आ रही है, प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, उसको समझना आना चाहिए और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन हम रिएक्ट करते हैं. वी डोंट हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू रिस्पॉन्ड. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स? अगर अभी आप फैकल्टी महोदय से कहा जाए कि आपकी कुर्सी के नीचे एक मेंढक आ गया है, तो आप कहेंगे, हाँ, ये आपका चौंकना स्वाभाविक है, ये छोटा सा तनाव है. क्या यहां इस क्लासरूम में कैसे आ गया? ये तनाव होना आवश्यक है, वरना क्लासरूम की सफाई मेंटेन नहीं होगी. ये रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, मेंढक कैसे आ गया यहां पर. लेकिन अगर उसकी जगह मैं करूं तो ये रिएक्शन है, ये रिस्पॉन्स नहीं है. आपकी कुर्सी के नीचे एक बॉम्ब रखा गया, कमरा खाली करो, और आप कहें भट्ट सर कह के गए स्ट्रेस नहीं लेना है, तो है बॉम्ब, छो अड़ो पचो कही है, तो भैया ये गलत है. You have to respond. If there's a bomb, respond accordingly. If there's a frog, respond accordingly. Response beyond proportion is reaction. And no response at all is idle. Idleness, निर्जीवता है, निष्क्रियता है. हमें सक्रिय होना है, कर्म करना है, कर्ता का भाव लिए बिना करना है. फल हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पर फल मिले ना मिले ये हमें डेस्टिनी पे छोड़ना होगा. इसका क्या माने, आगे बात करता हूं. सो लक्ष्य तय किया जाए, लक्ष्य दिशा में कर्म किया जाए, लेकिन बिना रिएक्ट किए, सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हुए. इनफैक्ट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट अगेंस्ट वंस और डिजायर और विशेस has a harmful influence on the mind and the body.
एंड दैट हार्मफुल इफेक्ट इज स्ट्रेस। हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होना, हमारे शरीर पर फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली शरीर और मस्तिष्क और मन पर एक प्रभाव डालता है, और वो प्रभाव हमें अनुकूल नहीं लगता क्योंकि हम ये प्रभाव नहीं चाहते थे। तो जब हमारा अनचाहा होता है तो जो नकारात्मक प्रभाव शरीर, मस्तिष्क और मन पे पड़ता है, माइंड, बॉडी एंड ब्रेन, तीनों की बात कर रहा हूं, वो हार्मफुल इंफ्लुएंस जो है दैट इज स्ट्रेस। और बहुत छोटी छोटी बातों से होता है। 42 वर्ष के वैवाहिक जीवन के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि ऐसे कई विवाह की वर्षगांठ मेरी, कई विवाह की नहीं, एक ही विवाह की कई वर्षगांठ आई हैं। बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, कहते हैं बट साहब के कई विवाह की वर्षगांठ आई है। तो भैया एक ही विवाह की कई वर्षगांठ आई है, पर कई वर्षगांठें याद नहीं रहती है। बिहानी जी ने कोई असाइनमेंट दे रखा है तो उसके टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं तो भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो घर में एक महाभारत होना निश्चित होता है। सो एक सज्जन ने अपने सेल फोन में रिमाइंडर डाल रखा था कि मैं कभी भी विवाह की वर्षगांठ नहीं भूलूंगा, और जिस दिन विवाह की वर्षगांठ थी उस दिन अपने ऑफिस से जल्दी काम निपटाया और शाम को 5 बजे घर पहुंच गए। पत्नी से बोले, डार्लिंग आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और मैं समय से इसलिए आया हूं कि हमें आज रेस्टोरेंट चलना है और आउट स्कर्ट में चलेंगे किसी रिसोर्ट पे, और वहां कैंडल लाइट डिनर करेंगे, एंजॉय करेंगे। पत्नी मुस्कुरा के बोली, मुझे उम्मीद थी कि आप वर्षगांठ याद रखेंगे, मैंने आपके लिए रिटर्न गिफ्ट तैयार रखी है। और उन्होंने एक जोड़ी टाई ला के दी सामने, एक लाल रंग की टाई थी, एक नीले रंग की टाई थी। बोली दोनों टाई आपके लिए लाई हूं। पति ने सोचा पत्नी को खुश किया जाए, बोले ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूं और आज तुम्हारे लाई भी टाई पहनूंगा, सूट निकाल दो, मैच करता हुआ। सो वो ड्रेसिंग रूम, बाथरूम से बाहर निकले, ड्रेस रूम में गए, अपना सूट डाला और लाल टाई पहनकर बाहर निकले। अचानक देखा पत्नी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, बड़ी गंभीर हो गई है, गुस्से हो गई है, उदास हो गई है, समझ नहीं आया हुआ क्या है। बोले क्या हुआ जानू? जानू डार्लिंग, मेरी उम्र में पत्नियों को पति लोग बोलते हैं, क्या है कि याददाश्त कमजोर हो जाती है तो कई बार पत्नी का नाम भूल जाते हैं, तो डार्लिंग, जानू, स्वीट हार्ट कहते रहते, वो भी खुश और अपना भी काम हो जाता है। तो बोले पत्नी से आप नाराज क्यों? बोले मैं नाराज नहीं हूं। अच्छा चलो चलते हैं। नहीं मुझे नहीं चलना। अरे क्यों नहीं चलना? रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से मनाया, कार में बैठे, रास्ते में फिर पूछा, अरे भाई बता दो क्यों परेशान हो? कहा ना नहीं परेशान हूं। अब इनकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। रेस्टोरेंट में पहुंचे, वेटर आया तो वेटर से पति ने कहा, इनसे पूछिए इनकी जो चॉइस वो लाइए डिश। पत्नी कहा मुझे कुछ नहीं, मेरी कोई चॉइस नहीं है, मुझे कुछ नहीं मंगाना, मेरे लिए खिचड़ी मंगा दो। अब तो ये परेशान हो गए, खिचड़ी आज के दिन विवाह की वर्षगांठ? नहीं नहीं तुम बताओ कारण क्या है। आखिर पत्नी को कारण बताना पड़ा और पत्नी ने कहा आपको ब्लू वाली टाई पसंद नहीं आई? बोले पसंद तो आई थी पर मोहतरमा एक ही टाई पहन सकता था, दोनों आपकी लाई हुई थी, मुझे लगा आपको लाल ज्यादा अच्छा लगेगा रंग, से लाल टाई पहन ली मैंने। पत्नी बोली कि खरीदते वक्त मुझे लगा था आपको ब्लू टाई ज्यादा पसंद आएगी। अब इन कारणों से हम स्ट्रेस लेते हैं और विवाद पैदा करते हैं, डिस्प्यूट्स पैदा करते हैं, सेपरेशन, फिजिकल एंड देन फाइनली डिवोर्स ऑन सच माइनर इश्यूज। अगर जड़ में जाएंगे तो तनाव का कारण मालूम पड़ेगा मामूली बात थी, हमने तनाव बढ़ा लिया था। सो क्या करना चाहिए? अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार कीजिए। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी चेंज बिकॉज चेंज इज द ओनली इंसिडेंट इन लाइफ विच इज सर्टेन टू अकर। इससे ज्यादा निश्चित घटना जीवन में कोई घटनी ही नहीं है। परिवर्तन जैसे हम पैदा हुए थे वैसे आज नहीं है, और जैसे आज या कल नहीं होंगे, और ये अरविंद भट्ट कल होगा भी नहीं होगा नहीं मालूम। चेंज इन द सर्टेन। हम लोग एक ऐसे रंगमंच के खिलाड़ी हैं, ये जिंदगी एक रंगमंच है और हम इसके एक्टर हैं। पर मजे की बात यह है कि स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं है और हमको मंच पे छोड़ दिया गया है और हमें कहा गया है प्ले परफॉर्म करो, लाइव परफॉर्मेंस दो। तो हमें तो हर चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए बिकॉज चेंज इज इनएविटेबल। अगर मुट्ठी भर बीज जमीन में डाले जाएं तो अगर 100 बीज डाले गए तो उनमें से 50-60 बीज अंकुरित हो जाएंगे, लेकिन 20-30-40 बीज ऐसे होंगे जो अपने खोल कड़ करके बैठे रहेंगे, वो अंकुरित नहीं होंगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो चेंज नहीं होना चाहते। हम तो हैं जैसे हैं, हम तो नहीं बदलेंगे, और ऐसे बीज इस खुशफहमी के शिकार होते हैं कि देखो
उनको जमाना नहीं बदल पाया। और हकीकत यह है कि वो भी बदलते हैं, वो अंकुरित नहीं होते हैं, वो सड़ते हैं, गलते हैं। They are eaten by the bugs, they get rotten. They are eaten by the termites, but they don't germinate. और बीज की सार्थकता और सफलता अंकुरित होने में है। हमारे जीवन की सार्थकता निरंतर विकास में है। यदि हम विकास नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा ह्रास होगा। यदि हम प्रगति नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा पतन होगा। If we don't develop, we are sure to decay. Before we get decayed, before we get rotten, before we are eaten by the bugs and termites, we must germinate. और विकास क्या है? बीज का विकास है अंकुरित होना, पौधा बनना, पेड़ बनना, शाखाएं प्रशाखाएं आना, पत्तियां आना, पुष्प आना और फलित होना। अगर बीज इस रूपांतरण को एक्सेप्ट करता है तो उसका जीवन सफल है, क्योंकि इसीलिए उस दुनिया में आया था। हम इस दुनिया में आए हैं जैसी दुनिया थी उससे बेहतर दुनिया बनाने के लिए। मैं अगर आध्यात्मिक बात करूं तो नौजवान बच्चों जो मुझे सुन रहे हो, हम पितृ और मातृ ऋण से मुक्त होना चाहते हैं और होना चाहिए। और उससे मुक्त होने का तरीका है जिस स्तर पर हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया है उस स्तर से बेहतर स्तर पर हम अपने माता पिता को ले जा पाएं। और उसके लिए हमें निरंतर विकास करना होगा। कोई भी परिवर्तन जो विकास की दिशा में होता है, दैट इज पॉजिटिव चेंज। एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ आवर गोल इज अ डेवलपमेंट, is a positive change, and any change in any direction other than the goal is a negative change. अगर मैं लक्ष्य की दिशा में बदल रहा हूं तो मेरा विकास हो रहा है, और लक्ष्य के अतिरिक्त किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ जाऊं वो विकास नहीं, वो पतन है। मुझे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की दिशा में मैं चाहे एक कदम आगे बढ़ूं, एक अक्षर लिख पर लिख रोज, एक अक्षर लिख पर लिख रोज, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। दैट इज डेवलपमेंट। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की पंक्तियां हैं ये। विकास है जहां मैं हूं उससे आगे बढ़ूं, और लक्ष्य की दिशा में बीज का सड़ना भी परिवर्तन है पर डेवलपमेंट नहीं है, बीज का अंकुरन चेंज है लेकिन डेवलपमेंट है। सो आवश्यक ये हो गया, आई मस्ट बी रेडी फॉर द चेंज and I must keep on bringing a change in myself but in the direction of goal। इसलिए बहुत जरूरी है कि मेरे पास लक्ष्य हो। इसकी बात चर्चा बाद में करता हूं। If you don't change yourself, change will change you, and if change changes you, it will change in a direction in which change wants you to change and not in a direction in which you wanted yourself to be changed. So become proactive and change yourself so that you bring a change in your life in the direction in which you wanted to proceed, and that is development. तो अपने लक्ष्य निश्चित करके, जो आपके पास अभी सीए बनना है उसकी चर्चा कर रहा हूं आगे, गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट की, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है। In fact, human body and habits are not evolving with the pace of change. Change is changing at accelerating rate. Try to understand. चेंज प्रतिदिन 10 किलोमीटर की गति से नहीं बदल रहा है। परिवर्तन आज 10 किलोमीटर प्रति घंटे से हो रहा है तो कल 12 किलोमीटर प्रति घंटे से होगा, परसों 15 किलोमीटर प्रति घंटे से होगा। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में चेंज जो आया है, पहला चेंज आने में जिसे 5000 साल लगे होंगे, दूसरा चेंज में 4000 साल लगे, तीसरे में 300 साल लगे, चौथे में 100 साल लगे, और कंप्यूटर 100 साल पहले आया और आप पाम टॉप लैपटॉप आने में उसे सिर्फ 100 साल लगे, पर पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर आने में सैकड़ों साल लग गए। एल्विन टॉफलर एक राइटर है, किताब जरूर पढ़िए, फ्यूचर शॉक। एक चार्ट अकाउंटेंट दोस्त है हमारा अरुण चौड़िया जी, और आज से 30 साल पहले वो किताब उन्होंने मुझे दी थी कि किताब को पढ़िए आप। तो आज मैं वापस सीए फ्रेटर्निटी को किताब सौंपता हूं जो मुझे सीए ने दी थी, फ्यूचर शॉक बाय एल्विन टॉफलर। उस किताब में ये एक चार्ट है, अगर दिख रहा हो स्क्रीन पे तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। पृथ्वी का जन्म हुआ 500 करोड़ साल पहले, लेकिन पहला वर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी का प्राणी आने में लग गए 450 करोड़ साल। 450 करोड़ साल में पहला चेंज आया। फिर दूसरा चेंज मैमल्स आए, स्तनपाई,
वो आ गए 45 करोड़ साल में। पहला चेंज 450 करोड़, दूसरा चेंज 45 करोड़ साल में। तीसरा मेजर चेंज आया प्राइमेट्स, अर्ली ह्यूमन बींग्स आए थे, वो आए 10 लाख साल पहले। इनको लगे सिर्फ 4 लाख साल बदलने में, 4 करोड़ साल बदलने में। अगला चेंज आया ग्लेशियर माइग्रेंट, जो 50,000 साल पहले आया, यानी सिर्फ 9 लाख साल में। पहला चेंज 450 साल, फिर 45 लाख साल, 45 करोड़ साल, फिर 4 करोड़ साल, फिर करीब करीब 3 करोड़ साल, फिर 9 लाख साल, और आज से 5,000 साल पहले हिस्ट्री रिकॉर्ड करने की परंपरा शुरू हुई। रिकॉर्डेड हिस्ट्री, महाभारत रामायण की बात करें, ओरल रिकॉर्डेड, ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड हिस्ट्री 5,000 साल पहले। प्रिंटिंग आया 500 साल पहले। 4,500 साल में प्रिंटिंग आ गया, और प्रिंटिंग से हम आ गए कंप्यूटर पे अगले 300 साल में, और कंप्यूटर से आज हम कहाँ पहुँच गए हैं आप जानते हैं, 100 साल में। टेक्नोलॉजी बहुत चेंज एक्सीडिंग स्पीड से हो रही है। इस स्पीड से हम नहीं बदल रहे हैं। मैं आज आपके स्टूडियो में खड़ा हूँ यहाँ पर, और मुझे आपके IT एक्सपर्ट बत्रा जी ने आते ही बताया कि एक सॉफ्टवेयर है, इस तरह का सॉफ्टवेयर, आप इस पर काम करेंगे, यू कैन एड्रेस योर ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम योर होम ओनली। आप गूगल पे जाते हैं या वेबिनार करते हैं, आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कीजिए। अब मेरा जैसा बुढ़ा व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता है तो ही विल बी ऑब्सोलीट, वो ज़माने से बाहर हो जाएगा। और हम लोग तनाव इसलिए पालते हैं कि हम बदलती हुई तकनीक के साथ खुद को उस गति से नहीं बदल पा रहे हैं। Human body and brain continuously readjust to the change, and this process of readjustment causes a wearing and tearing of brain and body, and that is stress. We don't have to manage stress. I repeat, we have to learn to live with the stress happily. स्ट्रेस को मैनेज मत कीजिए, उसको रहने दीजिए अपनी जगह पर। उसके होने के बावजूद हम अपने आप में क्या बदलाव लाएं। सो इट इज एक्चुअली नॉट स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट इज सेल्फ मैनेजमेंट। स्व प्रबंधन करना है, तनाव प्रबंधन नहीं करना, अपने आप को बदलना है। पर बदलने के फेर में क्या होते हैं, कुछ लोग शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेस में यकीन करते हैं, ये नहीं करना है। एक नौजवान किराएदार था, ऊपर की मंजिल पर रहता था, मकान मालिक नीचे की मंजिल पर रहते थे। नौजवान किराएदार 4-5 महीने से किराया नहीं दे पा रहा था, मकान मालिक बेचारे हैरान परेशान थे। जब रात को देर से किराएदार आया, मकान मालिक ऊपर के फ्लोर पे गए, घंटी बजाई, किराएदार से कहा अगर कल सुबह 10 बजे तक तुमने मुझे सारा किराया नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा बोरिया बिस्तर बाहर फेंक दूंगा, और कह के नीचे आके सो गए। अब वो नौजवान किराएदार स्ट्रेस में आ गया, और जब नौजवान स्ट्रेस में आता है तो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो इस नौजवान ने भी 3-4 पैग स्पिरिट के लगा लिए, स्पिरिचुअल हो गया। और जो ही स्पिरिचुअल हुआ, इसको समाधान समझ में आया, और ये नीचे की मंजिल पाया। सुबह के 3 बजे रात को घंटी बजाई, मकान मालिक को उठाया। मकान मालिक आंखें मलते हुए बाहर आया, क्या है, इतनी सुबह क्यों उठाया मुझे? मैं तब से सोच रहा हूँ क्या करूँ, और मुझे कोई उपाय नहीं मिला है। अगर आपने कल मेरे सामान के हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, और मैं भी अगले 3 महीने और किराया नहीं दूंगा। मकान मालिक का ये कहने के तुम मुझे सुबह उठा रहे हो नींद से? बोले हाँ, अब मैं सोऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्लास बिहानी सर की है तो इसको उठा के किसी और पे चेप दो। स्ट्रेस शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। बिहानी सर, आप मेडिकली एडवाइज है आराम करने के लिए, और आप बैठे हैं, परेशानी हो रही है, थोड़ा आप चाहें तो रिलैक्स कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू शिफ्ट द स्ट्रेस। अपना तनाव, अपनी जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप दें, हमें ही निभाना है। तो फर्स्ट टेक अवे क्या आज का? फर्स्ट टेक अवे, डू रिस्पॉन्ड, बी रेडी टू चेंज, डोंट रिएक्ट। अब आप सीए स्टूडेंट्स हैं, कोविड आ गया, जुलाई का अटेम्प्ट आ रहा सामने, क्या करें? और मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी, और अब ये नवंबर का देना पड़ेगा क्या? हमारी तैयारी का क्या होगा? बी रेडी फॉर द चेंज, डोंट रिएक्ट। हंगामा मत कीजिए, अपनी क्षमताएं पहचानिए, एनालाइज कीजिए, आप इसी अटेम्प्ट को कर पा रहे हैं, कीजिए। वरना इंस्टीट्यूट ने, जैसे आपको बताया, एक्सेल इंस्टीट्यूट ने आपको सुविधा दी है, ऑप्शन दिया है, यू कैन गो फॉर नवंबर, और आपका समय भी खराब, फीस भी खराब होने वाली नहीं है। सो आप अगर रिएक्ट करते हैं तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो तय कीजिए मैं जुलाई देना चाहता हूं, नवंबर, अब हाई टाइम, तय कर लीजिए और लग जाइए काम पे। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा। मेरी पत्नी ने फुटपाथ पे मिलने वाला गीता सार 15 रुपए का खरीदा और 5 कॉपीज करवाई, और घर के 5 कमरों के दरवाजे पर लगा दिया गीता सार,
और मुझे कहा कि जब भी आप कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं पहले गीता सार पढ़ लीजिए ताकि आपको जीवन का फलसफा समझ में आ जाए। लेकिन उस गीता सार में उन्होंने कुछ संशोधन कर दिए हैं। कृष्ण की गीता में मेरी पत्नी ने कुछ करेक्शन कर दिए हैं, और वो करेक्टेड गीता क्या है वो ये है, पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। तेरा क्या है, जो कुछ है मेरा है, मेरा मुझको अर्पण कर, तू काम किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल मैं भोगूंगी। सो मित्रों, सेट योर टारगेट, सेट योर गोल्स, मेक एन एक्शन प्लान, डेडिकेट योरसेल्फ टू द एक्शन प्लान एंड फॉरगेट द रिजल्ट। क्यों भूल जाऊं ये आगे बताऊंगा, रिजल्ट क्यों भूल जाऊं। तो डोंट रिएक्ट। दूसरा कारण स्ट्रेस का है, इट इज बिकॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट। और आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत बड़ा कारण है पुअर टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन अच्छा नहीं होता है। पुअर टाइम मैनेजर्स कौन? जो जहां भी जाना होता है कभी भी समय से नहीं पहुंचते, हमेशा हबड़ी, लेट हो रहा हूं, लेट हो रहा हूं, लेट हो रहा हूं। याद रखिए, अगर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए आपको दौड़ना पड़ रहा है तो निश्चित तौर से आप घर से समय से चलना शुरू नहीं किए थे, इसलिए आपको दौड़ना पड़ रहा है। अगर आपने समय की मार्जिन रखी होती और समय से चलना शुरू कर दिया होता तो आपको जिंदगी में कभी भी दौड़ना नहीं पड़ता। यू आर इन हेस्ट बिकॉज यू डोंट स्टार्ट ऑन टाइम। समय से नहीं पहुंचने वाला तो ही पुअर टाइम मैनेजर, लेकिन जो समय से आधा घंटे भर पहले पहुंच जाता है वो भी पुअर टाइम मैनेजर। उसकी अपने समय की कीमत उसे नहीं मालूम है। समय से आधा घंटा से ज्यादा पहले कहीं मत पहुंचिए, यू आर पुअर टाइम मैनेजर। ये आपके पास काम नहीं है, आप नकारा निकम्मे हैं। और समय से लेट कभी मत पहुंचिए। उनको जो घर से निकलते हैं तब पैनिक अटैक होता है, अरे मेरे गाड़ी की चाबी कहाँ है, मेरा एग्जाम में एडमिट कार्ड कहाँ रख दिया। इन्होंने अगर पहली रात सोते समय अपनी सारी चीजें व्यवस्थित करने में 10 मिनट लगाए होते तब सुबह आधा घंटा खराब नहीं किया होता। दे हैव पैनिक अटैक्स बिकॉज दे आर नॉट प्लान, दे आर पुअर टाइम मैनेजर्स, जो होमवर्क नहीं करते हैं। और आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए स्पष्ट होमवर्क है, जो असाइनमेंट्स आपको दिया जाता है इंस्टीट्यूट में, अगर उसे आप नहीं करते हैं, सोचते कभी कर लेंगे बाद में, यू आर बिग पुअर टाइम मैनेजर। क्योंकि आज अगर होमवर्क क्लास होने के बाद करते हैं आप, तो आज जो समय लगने वाला है, मान लीजिए 1 घंटा, इसको आप 6 दिन बाद करेंगे, आप 3 घंटे लगाएंगे। क्योंकि सारे क्लू भूल चुके होंगे, आप सारी महत्वपूर्ण बातें भूल चुके होंगे और आपको नए सिरे से सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। सो जो समय से होमवर्क नहीं करते हैं वो पुअर टाइम मैनेजर्स हैं। और यही होमवर्क नहीं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या है, किन बिंदुओं में बात होने वाली है, अगर उसकी तैयारी करके नहीं जा रहा हूं तो मैं होमवर्क करके नहीं जा रहा हूं और मैं समय खराब करने वाला हूं, अपना भी औरों का भी। इवन टेलीफोन कॉल करता हूं, मेरे एक मित्र का फोन आया, भट्ट साहब, मैंने कहा हाँ, अरे यार एक काम था, मैंने कहा बोलिए, अरे यार मैं क्या कह रहा था, मैं कहा आपने कुछ नहीं कहा, नहीं मैं किस पे बात करना चाहता था, मैं कहा मुझे कैसे मालूम, अरे यार मैं भूल गया। तो मैं कहता हूँ भाई कागज पे लिख लो पहले कि भट्ट साहब से इस विषय पे बात करनी है, बत्रा जी इस विषय पे बात करनी है। अब आप नहीं भूलेंगे, समय खराब नहीं करेंगे, वरना मेरा भी समय खराब कर रहे हैं, अपना भी समय खराब कर रहे हैं। इवन प्लान योर टेलीफोनिक टॉक, यहां तक प्लान कीजिए कि मैं जो बात कहूंगा इसके उत्तर में अगला व्यक्ति मुझे क्या क्या कह सकता है और उसके किस किस रिस्पॉन्स को मैं किस तरह डील करूंगा। इतना अगर 3 मिनट लगा देंगे तो टेलीफोन पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बात करेंगे और फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएंगे, वरना निकमी हताई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो भी पुअर टाइम मैनेजर है जिनको लगता है औरों के बारे में, यार ये लोग इतना काम कैसे कर लेते हैं, 24 घंटे मुझे भी मिलते हैं। इसलिए कि आप पुअर टाइम मैनेजर हैं, इसलिए आप उतना काम नहीं कर पाते जितना वो कर रहे हैं। वेरी सिंपल। और खास तौर से वो जो एग्जामिनेशन हॉल में झटका खाते हैं 440 वोल्ट का, अरे ये भी अपने कोर्स में था क्या, ये तो पढ़ा ही नहीं था कभी अपने को। ये सबसे पुअर टाइम मैनेजर हैं। अगर ये कभी समय लगाते 1 घंटा सिलेबस को स्टडी करने में और फिर अपना एक्शन प्लान बनाते तो कभी इस गलती नहीं होती और एक अटेम्प्ट का पूरा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं आपको एक बहुत पुरानी बात शेयर करना चाहता हूँ, सच्ची घटना है। मेरे पिताजी जोधपुर के पहले 3 सीएस में से एक थे और उनके फर्स्ट बैच के जो आरटीओ क्लर्क थे, बाद में बहुत प्रतिष्ठित चार्टर ने बने दिल्ली में। वो उन दिनों इम्तिहान जोधपुर में नहीं होते थे, जयपुर में सीए इम्तिहान देने जाना पड़ता था। तो पहले बैच में जो 4-5 लोग भट्ट साहब के, मेरे फादर के आर्टिकल क्लर्क्स थे, वो इम्तिहान देने जयपुर गए। सब में तय किया भाई सुबह सुबह तो एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना पहुंच जाएंगे, हम एक ही होटल में रुके थे, अपना पहुंच जाएंगे, दूसरे की वेट नहीं करेंगे, पर वहाँ से 7 वापस आएंगे। बोले ठीक है। तो एक दिन इम्तिहान देके जो लौट रहे थे तो उनमें से एक सज्जन, मैं नाम नहीं बताऊँगा, वो जो दिल्ली में बहुत प्रतिष्ठित सीए बने बाद में, वो उनको दिखे ही नहीं कहीं। बोले ये कहाँ रह गया आज,
खैर होटल आ गए, होटल आके देखा तो कमरे में सो रहे थे। तुमको उठाया तो सो कैसे रहा है, तू कब आ गया? कि आ गया मतलब नहीं, हम लोग आए इम्तिहान देके, मुझे पागल मत बनाओ, आज संडे है, संडे को इम्तिहान नहीं होता है। उन्होंने कहा अरे मेरे बाप टाइम टेबल देख, इम्तिहान था, तू क्या कर रहा है? अरे आज मैंने सोचा। द प्रॉब्लम इज मावड़ी में कहते मैं ओचियो, अरे गैल सप्पा हम जियो क्यों नहीं, ओचियो क्यों? यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। अपना खुद का एग्जामिनेशन टाइम टेबल नहीं मालूम है, मन से मान रहे कि संडे को इम्तिहान नहीं होगा। एंड दे आर द पुअरेस्ट टाइम मैनेजर्स। सो व्हाट टू डू? आइडेंटिफाई योर टाइम स्टीलर्स, टाइम थीव्स, टाइम रॉबर्स, टाइम वेस्टर्स। कौन लोग हैं आपकी जिंदगी में, आपके आसपास, जो और कौन सी चीजें हैं, कौन सी गतिविधियां हैं जो आपका समय खराब करती है। सीए स्टूडेंट और टीवी देख रहा है, पागल है, क्यों देख रहा है? ये एकता कपूर निहाल नहीं करेगी आपको, आपकी पढ़ाई निहाल करेगी। यू हैव टू गेट फोकस्ड। सोशल ऑब्लिगेशंस छोड़ दीजिए, अब आपके लिए नहीं सामाजिक सरोकार अभी इस वक्त, आपको अपने कार्य पर ही फोकस रहना है। आपके टाइम थीव्स और टाइम स्टीलर्स को पहचानिए। अननेसेसरी सर्फिंग, टीवी पे हो, चाहे लैपटॉप पे हो, चाहे सेलफोन पर हो, यह आपका सबसे बड़ा समय का दुश्मन है। और आपके खास दोस्त आपके समय के दुश्मन है, जो दिन में 5 बार फोन करके पूछते हैं और क्या कर रही है? नहीं ऐसे ही बैठी हूं। तो भी कहां बैठी है? अच्छा फिर क्या कर रही है? नहीं ऐसे ही। फिर भी क्या कर रही है? ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं। अपने समय के दुश्मनों को पहचानिए और ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे कोई और आपके समय का दुश्मन नहीं है, आप कईयों के समय के दुश्मन है। So don't become time stealer, time thieves, time robbers, and don't allow others, time stealers, time thieves, to steal your time. Be cruel to others. Learn to say no. ध्यान से सुनिए. Don't be an emotional fool. If you don't know how to say no and when to say no, you are going to be exploited. आपका शोषण करेगा समाज। आपका समय आपका है, औरों का नहीं है। अगर आप अपने समय की कीमत नहीं पहचानेंगे तो लोग आपके समय की कीमत नहीं पहचानेंगे। तो ना देना सीखिए। मैं माफी चाहता हूं, अगले 15 दिन मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता और इस विषय पे मैं आपसे बात नहीं कर सकता। लर्न टू से नो, देन यू मैनेज योर टाइम। एक टाइम बैंक है और इस टाइम बैंक में रोजाना आपके खाते में 1440 रुपए जमा हो रहे हैं। हर हफ्ते आपके खाते में 10,080 रुपए जमा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, हर साल आपके खाते में 5,25,000 रुपए जमा हो रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं है, पर इस शर्त के साथ कि आज जो 1440 रुपए आपके खाते में जमा हुए हैं, आपको आज ही इस्तेमाल करने हैं। कल अगर आप ब्याज मांगने आएंगे तो ब्याज छोड़िए, मूल भी नहीं मिलेगा। हाँ, ईश्वर बहुत कृपालु है, कल आपको दूसरे 1440 रुपए और देगा, पर ये नहीं लौटाएगा। क्या चीज है ये समझ चुके होंगे आप में से बहुत से लोग। आपके माता पिता, स्टूडेंट्स इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, आपके माता पिता के गाढ़े पसीने की कमाई की कीमत 1 मिनट की 1 रुपया जरूर होगी। कम से कम कह रहा हूं मैं, होगी सैकड़ों रुपए। तो अगर आपके माता पिता की मेहनत की कमाई को आप मानते हैं कि उनका 1 मिनट 1 रुपए का है, तो हर रोज 24 घंटे में 1440 मिनट, अगर एक दिन आपने अपने एग्जाम के लक्ष्य की तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाया है, तो आपने अपने माता पिता के 1440 रुपए गटर में डाल दिए। अगर एक हफ्ता आपने अनप्रोडक्टिव निकाल दिया है, आपने 10,050 रुपए नाले में बहा दिए हैं। और माफ कीजिए, अगर एक साल ईश्वर ना करे आपने वेस्ट कर दिया है, तो 5,25,600 रुपए आप गंवा चुके हैं। जब तक समय को रुपए में तब्दील नहीं करेंगे, आप लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, आपसे ज़्यादा कौन समझता रुपए की कीमत। तो मिनट को रुपए में गिनना शुरू कीजिए और ईमानदारी से कैलकुलेशन कीजिए आपके माँ बाप की कमाई का 1 मिनट कितने का है। आप चौंक जाएंगे, आप करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। ट्रीट टाइम इज मनी। सो व्हाट टू डू, हाउ टू सेव टाइम। बचाऊं कैसे, टाइम कैसे बचाऊं, टाइम मैनेज कैसे करूं। द की इज इन रिविजन। मैं अभी एक्सेल इंस्टीट्यूट के स्टूडियो से बोल रहा हूं और यहां मैं ऑफिस में बैठा था और मैंने वहां कुछ 2 लाइन्स पढ़ी। मैंने कहा ये तो मेरा पूरा सार यहां लिखा हुआ है। वहां एक लाइन लिखी हुई थी, डू रेगुलर होमवर्क। और टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम के दिन तक को जाकर नोट्स बनाने को मत टालिए। तुरंत आज क्लास अटेंड करिए, आज नोट्स बनाइए, फिर आगे बात करूंगा नोट्स की, फिलहाल रिवीजन की। चलिए पहले नोट्स की बात। यू हैव टू लॉन्ग नोट्स।
लीनियर नोट्स, डिटेल्ड नोट्स, बाइबल की तरह। एग्जाम के दिनों में किताबों से पढ़ने की आदत मत डालिए, अपने नोट्स से पढ़िए। आपके नोट्स इतने रिच होने चाहिए। और नोट्स क्लासरूम टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग और 20 किताबों से रेफरेंस लेके बनाए जाएंगे। दैट इज लॉन्ग नोट। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे कहे कि अपने नोट्स हमें दे दो, हम आगे काम में लेंगे। इतने रिच नोट्स होने चाहिए लॉन्ग नोट्स। लेकिन लॉन्ग नोट्स से इम्तिहानों में नहीं पढ़ा जाता, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए लॉन्ग नोट्स का टाइम पे रिवीजन कीजिए। रिवीजन करते समय उनका शॉर्ट नोट बनाइए। अगर एक चैप्टर 15 पेज में आता है लॉन्ग नोट में, तो शॉर्ट नोट में 5 पेज में आ जाना चाहिए, की पॉइंट्स। और फिर शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए, सेकंड रिवीजन। उससे रिवीजन करते समय शॉर्टर नोट्स बनाइए 2 पेज का। सिर्फ वो जो बहुत मुश्किल हिस्सा है वो बनाइए, बाकी मत बनाइए। रिवीजन करना कितना आसान हो जाएगा शॉर्टर नोट से करेंगे। उससे कोई बात समझ में नहीं आई तो शॉर्ट नोट पे चले जाएंगे, वहां समझ में नहीं आया तो उस पर्टिकुलर पार्ट को लॉन्ग नोट में रेफर कर लेंगे। रिवीजन में कितना समय बचाएंगे आप सोचिए। वरना अगर आप किताबों से रिवीजन करना चाहेंगे इम्तिहान के दिनों में, आप टाइम वेस्ट करेंगे और वो टाइम बहुत प्रेशियस, बहुत वैल्यूएबल है। सो रिवीजन इज द की। क्या मतलब? एक्सक्यूज मी। ये ग्राफ, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस इज रिटेंशन ऑफ व्हाट यू स्टडी, व्हाट यू रीड। एक्स एक्सिस इज योर लर्निंग एंड रिवीजन कर्व्स। आप कर्व देखेंगे, ये कर्व ऊपर सीधा है, फिर नीचे होता है, तेज गति से गिरता है और फिर फ्लैट हो जाता है। जो फर्स्ट लर्निंग करते हैं आप, मेरा कर्सर जा रहा है, फर्स्ट लर्निंग करते हैं आप, आपने मान लीजिए मेरा कर्सर घूम रहा है, इतना कुछ समझ में आ गया आपको, लेकिन एक निश्चित समय, मान लीजिए 3 महीने बाद आपका कर्व गिर के यहाँ आ जाएगा। आपको इतना से ही रिटेन होगा, सिर्फ इतना, जहाँ मैं कर्सर घूम रहा है इतना से जो समझा था उसका मैटर याद आएगा, बाकी भूल चुके होंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ रिवीजन किया, फर्स्ट रिवीजन, आप फिर से यहाँ खड़े हो गए, 3 महीने बाद ये लेवल फिर यहाँ की चुका होगा, लेकिन इस बार लेवल काफी ऊपर होगा। फर्स्ट रिवीजन में लर्निंग की तुलना में आपका रिटेंशन ज्यादा है। यहाँ आपने सेकंड रिवीजन कर लिया, अभी भी 3 महीने बाद गिरेगा, लेकिन फिर लेवल ऊपर होगा और फाइनल थर्ड डिवीजन एग्जाम के दिनों वाला ये लेवल और ऊपर होगा। 100% याद ना भी रहे, 80% याद रह जाएगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितना फ्रीक्वेंट रिवीजन करेंगे उतना आपका रिटेंशन बढ़ता जाएगा। ये मत सोचिए आज समझ में आ गया है तो इम्तिहान के दिन एक बार रिवाइज करूंगा काफ़ी है, नहीं काम चलेगा। पीरियडिकल रिवीजन होना ही पड़ेगा और शायद इंस्टीट्यूट में आपके सिस्टम होगा, टाइमली टेस्ट होते होंगे, दैट इज फॉर पीरियडिकल रिविजन्स। तो रिवीजन बहुत कीजिए, पढ़ते समय ब्रेक दीजिए। स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर मैं 6 घंटे लगातार पढ़ा, और मैं कहता हूं आपने अपनी प्रोडक्टिविटी का नुकसान पहुंचा दिया। 6 घंटे लगातार पढ़ना एक रिकॉर्ड बन सकता है, 9 घंटे लगातार पढ़ना, पर वो पढ़ना उतना रिटेंशन नहीं देगा जितना अगर आपने बीच में कुछ ब्रेक दिए होते। तो ब्रेक कब देना? आमतौर पर इस कर्व को समझने की कोशिश करें। आउटपुट इज ऑन वर्टिकल एक्सिस, इनपुट इज ऑन एक्स एक्सिस। जब आप पढ़ते हैं तो शुरू में मेरा कर्सर घूम रहा है, शुरू में कुछ भी रिटेन नहीं होता, पहले 10 मिनट कुछ समझ नहीं आता, दिमाग में फिल्मी हीरोइनें घूमती रहती हैं, हीरो घूमते रहते हैं। अगले 10 मिनट में आपको ज़्यादा रिटेन किया, फिर और किया और किया और किया। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एट इंक्रीजिंग रेट। जो आगे बढ़ रहे हैं आप त्यों रिटेंशन तेज गति से बढ़ रहा है, बढ़ रहा और तेज गति से बढ़ रहा है। पर यहां मेरा कर्सर आके खड़ा हो गया। अब इस कर्सर के बाद और आप पढ़ेंगे तो रिटेंशन तो ज्यादा करेंगे, पर ज्यादा पढ़ रहे हैं ज्यादा याद रहेगा, पर क्वांटम ऑफ रिटेंशन विल बी रिड्यूसिंग। इस कर्सर के नीचे आप 1.5 घंटे में जो पढ़ रहे थे, मान लीजिए 100% याद रह गया आपको, लेकिन इस 1.5 घंटे के बाद जो आप पढ़ेंगे उसका 80% याद रहेगा। और यहां आकर कर्सर यहां रोक दिया मैंने, इसके बाद आपका रिटेंशन और कम होने वाला है। अब आपने 1.5 घंटे पढ़ा तो उसका 40% ही याद रहेगा, तो आपने अपनी प्रोडक्टिविटी कम कर ली। और इसके बाद भी पढ़ा, कर्सर ले जाता हूं मैं, इसके बाद तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो गया। अब तो रिटर्न कम होने शुरू हो गए, जो याद था वो भी भूलना शुरू हो गया, और आप खुश हैं 6 घंटे पढ़ा, 9 घंटे पढ़ा। तो क्या करूं? ये टाइम नोट करूं, यहां ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, इतना आने के बाद ब्रेक दे दूं पढ़ाई में, छोड़ दीजिए कुर्सी। ये कब देना चाहिए ब्रेक? 50 मिनट्स ब्रेक आफ्टर 1.5 आवर्स। हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग सेशन 1.5 घंटे का होता है, सिर्फ इसीलिए कि 1.5 घंटे के बाद चेंज आना है फॉर ग्रोन अप पीपल।
छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल में, उनका 30 मिनट का पीरियड होता है, 20 मिनट का। पोस्ट प्राइमरी में 30 मिनट, सेकेंडरी में 40 मिनट, सीनियर सेकेंडरी में 50 मिनट, कॉलेज में 1 घंटे का, और आप लोगों का ट्रेनिंग सेशन 1.5 घंटे का। ये साइकोलॉजिकली सेट किया गया है। अगर आप पढ़ रहे हैं 1.5 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक दीजिए। अगर आप लिखकर कुछ याद कर रहे हैं, कुछ एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, कुछ डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, नंबर्स पे काम कर रहे हैं, यू मे कंटिन्यू फॉर 3 आवर्स एंड देन गिव अ ब्रेक, बट देन गिव अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी एग्जाम 3 घंटे का होता है। 3 घंटे से लंबा कोई एग्जाम नहीं होता है, उसके बाद ब्रेक देना ही होता है, क्योंकि उसके बाद अनप्रोडक्टिव टाइम शुरू हो जाता है। सो जब आप याद कर रहे हैं, कुछ रट रहे हैं मान लीजिए, तो आप 1.5 घंटे बाद ब्रेक दीजिए। लिख के काम कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो 3 घंटे बाद ब्रेक दीजिए। ब्रेक में क्या करें? डोंट वेस्ट योर टाइम। अब समय है दोस्तों को फोन करके उनका समय खराब करने का। तो क्या करें? म्यूजिक सुन लीजिए, म्यूजिक देख लीजिए टीवी पे, पर सीरियल मत देखिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो कंटिन्यूटी मांगता है, वरना ब्रेक के बाद पढ़ने बैठेंगे, दिमाग में घूमेगा वो 3 थप्पड़ मारे थे हीरोइन ने हीरो के, उसके बाद क्या हुआ होगा, वो वाइल्ड एंट्री हुई थी, उसके बाद क्या हुआ होगा। सो डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू एनी सच एक्टिविटी विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूटी ड्यूरिंग द ब्रेक। पापा मम्मी से गप्पे मार लीजिए, चाय कॉफी पी लीजिए, फिजिकली स्ट्रेच कर लीजिए अपने आप को, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, और फिर से पढ़ने बैठिए। कहानी मत पढ़िए, उपन्यास मत पढ़िए, न्यूज़ तो बिल्कुल मत देखिए, वरना बेचैन कर देगी न्यूज़ आपको, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। सो प्रोडक्टिव काम कीजिए इस तरह का, जो आपको कूल करता हो, काम करता हो। कैसे बातें बताता हूँ। अपना TMA कीजिए, आप तो ऑडिटर हैं, टाइम मैनेजमेंट ऑडिट कीजिए अपना। ना व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट ऑडिट? कई सारे तरीके हैं, एक टेबल दे रहा हूं मैं। ये 7 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और सामने मैंने लिखे है, कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है लिस्ट ऑफ असाइनमेंट्स, उसके नेक्स्ट कॉलम है डिलीटेड, फिर है डिलेड, फिर है डेलीगेटेड, फिर है डन। इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जो 4 D है उनके ऊपर लिखा मैंने कुड हैव बट डिडंट। क्या मतलब? आज दिन है सैटरडे, तो सैटरडे के सामने लिखिए, आज मुझे रात को सोने के पहले लिखिए, चार्ट बनाइए, आज मुझे कौन कौन से काम करने थे, उनकी लिस्ट बनाइए। फिर बनाइए इनमें से कौन से काम मैंने नहीं किए पर मुझे करने थे पर मैंने नहीं किए, वो आएगा डिलीटेड में। फिर बनाइए कौन से काम थे जो मैं डिले कर सकता था, आज नहीं करता, कभी और करता तो चलता, पर मैंने डिले नहीं किया, आज ही किया, वो कौन से काम है लिखिए। फिर लिखिए कौन से काम है किसी और को सौंप सकता था पर मैंने सौंपे नहीं, खुद किए, उनको लिखिए। और आखिरी कॉलम में लिखिए वो कौन से काम है जो मुझे करने थे पर मैंने नहीं किए। आप पाएंगे अधिकतर काम इसी कॉलम में आएंगे। जो मुझे करने थे वो तो किए नहीं, जो डिलीट करने थे वो कर लिए, जो डिले करने थे वो कर लिए, जो डेलीगेट करने थे वो कर लिए। क्या मतलब? एक कल नई मूवी लग रही है, अब इस काम को डिलीट किया जा सकता था, तो इसको डिलीट नहीं किया, ये देख लिया। टीवी प्रीमियर आ रहा है, नेटफ्लिक्स ले रखा है मैंने, पैसे लग रहे हैं फालतू में, इसको काम में ले लूं, तो नेटफ्लिक्स काम में ले लिया, डिलीट नहीं किया। कुछ काम 3 महीने डिले किए जा सकते हैं। 3 महीने मेरे सामने टारगेट है, मैं डिले नहीं कर पाया, उनको किया मैंने। होता क्या है, जिन काम को हम एंजॉय करते हैं उनको हम डिले नहीं करते, डिलीट नहीं करते, डेलीगेट नहीं करते, और जो काम हमें करने हैं वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वी डोंट बिगिन टू एंजॉय। अनलेस यू एंजॉय योर वर्क यू कैन नेवर सक्सीड। अपने काम से प्रेम कीजिए। कई लोग कहते हैं यार दिन भर मजदूरी करता हूं मैं, शाम को 2 घंटे टेनिस खेलता हूं, मजे करता हूं। मैंने कहा भाई तू अगर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हो गया होता तो सुबह से शाम तक मजे कर रहा होता। तूने टेनिस ही क्यों नहीं खेला? तू डॉक्टर क्यों बना? नहीं, डॉक्टर तो यार मैं तुम्हें तय नहीं किया तुम क्या बनना चाहते हो। डॉक्टर बन के गधे की तरह मजदूरी कर रहे हो, जिंदगी भर मजदूरी करोगे और 2 घंटे जियोगे दिन में सिर्फ। अरे 24 घंटे जियो, टेनिस खेलो, बी ए प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। हर कोई नहीं बन सकता तो भूल जा, फिर डॉक्टरी को एंजॉय कर, तो गधे की तरह मजदूरी मत कर। लव योर टास्क। इसे मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्म योर पैशन इनटू प्रोफेशन। सीए बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो यार? मेरे काका जी की बेटी बन रही है इसलिए बनना चाहता हूं, मेरे बुआ जी का बेटा बन रहा है इसलिए बनना चाहता हूं। यह कारण नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ललक है क्या सीए बनने की, तो सीए बनिए। आप यहां धक्का खा के पहुंच गए हैं तो आप इस सीए प्रोफेशन को प्यार नहीं कर सकते, इस पढ़ाई को प्यार नहीं कर सकते, और तब आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। आप सीए बन भी जाएंगे तो भी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। Those are fortunate who are able to transform their passion into profession.
But not everybody is fortunate. So if you are not fortunate, then begin to transform your profession into your passion. आप गिर पड़े, अब सीए में आ ही गए, अब रो मत, अब इसी को अपना पैशन बना लो। लाइटली कहना चाहता हूं, अगर आपकी सपनों की राजकुमारी और राजकुमार आपको जिंदगी में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्यशाली हैं। पर मेजॉरिटी को सपने के राजकुमार और सपने की राजकुमारी नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों, जो मिल जाए वही सपनों का राजकुमार और वही सपनों की राजकुमारी, वरना फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, टाइम भी खराब करोगे, जिंदगी भी खराब करोगे। स्टार्ट लविंग योर टास्क, तब आपको इस तरह के मोटिवेशन टॉक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल सेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू लव। अगर ये सामने फैकल्टी मेंबर बैठे हैं, ये सब सीएज हैं, ये सब चाहते तो कुछ और प्रोफेशन कर सकते थे, सीए एज ए प्रैक्टिशनर हो सकते थे, पर इन्होंने प्रोफेशन रखा टीचिंग का, बिकॉज दे लव टू टीच। और इसीलिए ये एक्सेल एकेडमी इतना ज्यादा काम कर पा रही है और इतनी सफल हो पा रही है, बिकॉज यू फैकल्टी मेंबर लव योर प्रोफेशन। अगर आपने किसी को एम्प्लॉय कर लिया तनख्वाह के लिए, जिसे पढ़ाने का शौक नहीं, कुछ तनख्वाह अच्छी दे रहे हैं इसलिए आपके यहाँ आ गया, तो एकेडमी को बर्बाद कर देगा वो, कि फिर वो मजूरी करेगा। सो मैं कैसे अपने इस टीएमए को कैसे सुधारूं, ऑडिट को करूं क्या रिजल्ट? प्रायोरिटाइज योर टास्क। जिंदगी में प्राथमिकताएं तय कीजिए। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। कौन सा काम मेरे लिए अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है? आप सीए स्टूडेंट हैं और जुलाई अटेम्प्ट करने वाले हैं, आपके लिए अर्जेंट है पढ़ना और इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके अलावा कोई भी काम आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई भी काम आप मत कीजिए, मना कर दीजिए परिवार को, नहीं मैं फोकस हूं अपने काम पे। पर ये धोखा मत दीजिए, उनसे कहें नहीं मैं परिवार का काम नहीं करूंगा, मैं फोकस हूं स्टडीज पे, और टीवी खोल के बैठ जाए, ये मत कीजिए। गेट योरसेल्फ डेडिकेटेड टू योर टास्क, बिकॉज दिस इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ काम अर्जेंट तो होते हैं, टाइम बाउंड तो होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे कल नई मूवी लग रही है, कल उतर रही है मूवी, जा रही है, तब अर्जेंट है, कल देखना जरूरी है, वरना चली जाएगी। पर इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉरगेट, इट इज नॉट योर प्रायोरिटी। कुछ काम अर्जेंट नहीं होते हैं पर इंपॉर्टेंट होते हैं, कल करने जरूरी नहीं पर करने जरूरी हैं। मेरे एक मौसा जी की तबीयत खराब है, बहुत महीने हो गए बीमार हैं, मैं देखने नहीं गया, एक बार मिलने जाना चाहिए। इट इज नॉट अर्जेंट, क्योंकि किसी यमराज ने आके नहीं कहा कल जाने वाले हैं, वो बीमार हैं, आपको जाना है। इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आप रिलैक्स कर रहे हैं उस दिन जाके आ जाना, उस दिन मिल लेना। इस तरह प्रायोरिटाइज कीजिए टास्क को। और कुछ टास्क तो ऐसे हैं जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर हम और आप इन्हीं टास्क में उलझे रहते हैं, इसलिए अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नहीं कर पाते हैं। मुझे गिटार सीखना है, इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरा शौक है, पर इट इज नॉट अर्जेंट। 6 महीने नहीं सीखूंगा, क्या फर्क पड़ता है, सीए बन जाऊंगा उसके बाद सीख लूंगा। सो इससे प्रायोरिटाइज कीजिए टास्क को। अभी मान लीजिए 1 बज रहे हैं दिन के और 1:30 बजे ट्रेन आने वाली है और मेरी मदर आ रही है उस ट्रेन में, तो ये मेरे लिए अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन मैं इसे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बावजूद डेलीगेट कर सकता हूं। मैं मेरे भाई से कह सकता हूं आप लेने चले जाइए, मैं ड्राइवर से कह सकता हूं मम्मी को लेके आ जाओ। हाँ, अगर मेरी साली आ रही है तो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो भाई को भेज के रिस्क नहीं लूंगा, मैं खुद जाऊंगा। सो प्रायोरिटाइज योर टास्क, मैनेज योर टाइम। मैं एक प्रायोरिटाइजेशन का मॉडल दे रहा हूं आपको। इट इज अ सजेस्टिव मॉडल, यू मे क्रिएट योर ओन मॉडल। मैंने अपनी जिंदगी में इस मॉडल को फॉलो किया और मैं बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं। मेरी टॉप प्रायोरिटी है मेरा प्रोफेशन ऑब्लिक मेरी फैमिली। मेरा प्रोफेशन है बात करना, बोलना, मोटिवेट करना, टॉक देना, संवाद करना आप लोगों से, ये मेरा प्रोफेशन है। और मेरा परिवार, ऑफकोर्स मेरा परिवार है, लेकिन मैंने ऑब्लिक डाला है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा प्रोफेशन ऑब्लिक फैमिली, सेकेंड प्रायोरिटी फैमिली ऑब्लिक माई प्रोफेशन, थर्ड प्रायोरिटी सोसाइटी, पर्सनल हॉबीज, एंड फोर्थ प्रायोरिटी सोसाइटी ऑब्लिक ब्रैकेट में फ्रेंड ऑब्लिक रिलेटिव, FR समझने की कोशिश करें। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा प्रोफेशन ऑब्लिक फैमिली। इसका क्या मतलब? मेरे पास आज मुझे मेरे प्रोफेशन से जुड़े हुए कौन से काम करने हैं, टॉप प्रायोरिटी पहले यह काम करूंगा, बचा हुआ समय परिवार को दूंगा। लेकिन ऑब्लिक का मतलब यह है कि जब मैं टॉप प्रायोरिटी पर लगा हुआ हूं, उस वक्त अर्जेंसी हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो टॉप प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाएगी, फैमिली पहले हो जाएगा और वर्क बाद में चला जाएगा। लेकिन यहां मेरी पर्सनल हॉबीज जो तीसरी प्रायोरिटी है वो ऑब्लिक में नहीं खड़ी है। चौथी प्रायोरिटी सोसाइटी, वो ऑब्लिक में नहीं खड़ी है। सिर्फ वर्क, प्रोफेशन और फैमिली, कोई आपके लिए पढ़ाई और परिवार, ये 2 ही ऑब्लिक में है। सेकंड प्रायोरिटी, जब मैंने पढ़ाई का जिम्मा पूरा कर लिया, आज का काम कोटा पूरा कर लिया है, तो परिवार को समय दूंगा। अब मम्मी कहां जाना था बताइए, आपको लेकर चलता हूं, अब जाऊंगा।
लेकिन मम्मी को ले जाने लगा और फोन आया किसी दोस्त का कि बिहानी सर ने बुलाया, आज स्पेशल क्लास लगाई और ये बाद में लगेगी नहीं। तो फिर अर्जेंसी वहां हो गई पढ़ाई में वापस, फिर ऑब्लिक लगाया मैंने। अगेन यहां भी थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी सेकंड या फर्स्ट में नहीं आ रही है, वो थर्ड फोर्थ की जगह पर ही है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड आपस में मैंने बदली है। थर्ड प्रायोरिटी पर्सनल हॉबीज, मेरा शौक है थिएटर, नाटक करना, नाटक देखना, लेकिन मैं फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी की कॉस्ट पे थर्ड प्रायोरिटी नहीं करूंगा। हाँ, मैं थिएटर प्रैक्टिशनर बनना चाहता हूं, प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहता हूं, टीवी और फिल्म में आना चाहता हूं, या प्रोफेशनली थिएटर करना चाहता हूं, तो फिर वो हॉबी नहीं है, फिर वो मेरा प्रोफेशन है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हॉबी और प्रोफेशन में अंतर समझिए, हॉबी को हॉबी की जगह पर रखिए, उसको उतना ही स्लॉट दीजिए। और लास्ट प्रायोरिटी समाज, आप सॉरी बुरा मत मानिएगा, रिश्तेदारी बाद में हो जाएगी। और यहां जब फैमिली कह रहा हूं, मैं एफ कह रहा हूं, ये फैमिली मेरी क्लोज फैमिली नहीं है, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे नाना नानी, दादा दादी नहीं है, ये मेरे डिस्टेंट रिलेशंस हैं, ये बाद में है। एफ फ्रेंड्स पहले हैं, यहां भी दोस्त पहले मेरी प्रायोरिटी, और ये बाकी रिश्तेदार इसके बाद हैं। ये मेरा मॉडल है जिससे मैं संतुष्ट हूं। आप अपना मॉडल क्रिएट कीजिए, बट क्रिएट ए मॉडल एंड डेडिकेटेडली फॉलो इट, यू विल बी वेरी हैप्पी पर्सन, क्योंकि आप वो कर रहे होंगे जो आपने तय किया करना चाहते थे। देन यू कैन मैनेज योर टाइम। एक प्रोफेसर एक जार रखा टेबल पर और उसमें बड़े बड़े पत्थर भर दिए और पूरा भर दिया, बोला इसमें कुछ और डाल सकते हो, और समझदार सीए स्टूडेंट आगे बढ़ा और जार को हिलाया और सारे पत्थर सेट हो गए और काफी जगह खाली हो गई। उन्होंने छोटा मूंग या क्रश पत्थर उसमें 2-4 मुट्ठी डाल दिया और जार को हिलाया, पूरा भर दिया। प्रोफेसर बोले कुछ और डाल सकते हो। किसी समझदार व्यक्ति ने 2 मुट्ठी रेत डालनी शुरू करी और हिलाना शुरू किया और 2 मुट्ठी रेत भर गई और वो जार पूरा ऊपर तक भर गया। अभी भी कुछ डाला जा सकता है। हाँ, किसी ने पानी का लोटा उठाया और पानी खाली करना शुरू किया, 1 लोटा पानी भी आ गया। प्रोफेसर बोले ये कहानी बहुत पुरानी है, इसको उल्टा करते हैं। एक नया जार रखा, कहा इसे पानी से भर दो, भर दिया गया, अब इसमें रेत कंकड़ पत्थर डालो। स्टूडेंट बोले सर ये तो संभव नहीं है। बोले आप जिंदगी के साथ यही कर रहे हैं। पत्थर जो है टॉप प्रायोरिटी टास्क है, कंकड़ और मिट्टी मिड प्रायोरिटी टास्क है, और पानी लीस्ट प्रायोरिटी टास्क है। पहले टॉप प्रायोरिटी टास्क को करो, समय मिल जाएगा आपको मिड प्रायोरिटी टास्क करने के लिए, और वो करने के बाद समय मिलता है तो लीस्ट प्रायोरिटी टास्क करेंगे। पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीस्ट प्रायोरिटी टास्क। सुबह उठते ही आंखें भी पूरी नहीं खुलती है, सेल फोन उठा के देखते हैं रात को व्हाट्सएप किसके आए, गुड मॉर्निंग 150 आए हुए हैं, और सबको पढ़ते हैं। पहले तो भेजने वाला बेवकूफ़, वो तो अभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है उसने, एक भेजता है 150 को पहुंच जाते हैं। पर हम बेवकूफ़ जो 150 गुड मॉर्निंग पढ़ते हैं। क्यों अननेसेसरी व्हाट्सएप पढ़ते हैं? जो प्रोफेशनल्स हैं अननेसेसरी डाक क्यों खोलते हैं? मेरी टेबल पे लिफाफा आया, उस पर लिखा हुआ था डायमंड एग्जीबिशन। मुझे बटना का देखो तो कहाँ है, मैं क्यों, औकात है क्या डायमंड खरीदने की? डायमंड खरीदने नहीं है, कहाँ लगी एग्जीबिशन, क्यों देखना हमको, फाड़ के फेंकिए, खोलिए मत। रीडर डाइजेस्ट आता है, लॉटरी लाख रुपए की, और 15 पेज का पुलिंदा आता है, पूरा पढ़ के कहते हैं यार अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ। क्यों पढ़ा था, क्यों बेवकूफ बन रहे थे? अननेसेसरी मेल्स को खोलने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी न्यूज को पढ़ने की जरूरत नहीं। अपने दिमाग को कूड़ा घर मत बनाइए और दुनिया भर के कूड़ों को इन्फॉर्मेशन मत मानिए। इन्फॉर्मेशन वो है जो प्रोडक्टिव है, जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाती है। हर वो काम जो आपको गोल की तरफ ले जाता है आपकी प्रायोरिटी है, और जो काम आपको आपके गोल की तरफ ना ले जाए वो आपकी लिस्ट प्रायोरिटी टास्क है। मजे की बात तो ये है कि तकलीफें नहीं, खुशी भी इससे पैदा करती है, और खास सोच अचानक आई खुशी बहुत तकलीफ पैदा करती है। एक सज्जन का बाईपास सर्जरी हो चुका था, अपेंडिक्स नहीं। डॉक्टर ने उनसे कहा, उनके बच्चों से, कि अपने पिता को कोई भी चीज़ सडनली मत बताना, खुशी की बात नहीं बताना, दिल कमज़ोर है, हार्ट फेल हो जाएगा। बच्चे बोले पिताजी लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और इनाम आ गया तो, कि नहीं बताना मत, मेरे पास लेके आना, मैं बताऊंगा। और ये पिताजी ऐसे थे जो बरसों से लॉटरी टिकट खरीद रहे थे और उनके एक बार भी इनाम नहीं आया था। अब उनका नशा हो गया था टिकट खरीदना, वो रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते टिकट खरीद लाते थे, और अब तो हालत ये थी कि रिजल्ट देखते नहीं थे। वो उन्हें मालूम था मैं इनाम तो नहीं आएगा, टिकट खरीदते थे नशे की तरह। बेचारा लॉटरी वाला कमाई होती है बेचारे की, इसलिए 20 रुपये टिकट खरीद लेता हूँ, और घर में लाके फेंक देते थे। बच्चे टिकट उठा लेते थे, पता नहीं कभी इनाम आ जाए, और एक दिन 1 करोड़ का इनाम आ गया। अब बच्चों ने डॉक्टर को फ़ोन किया, पापा का 1 करोड़ का इनाम आ गया है। डॉक्टर ने कहा बताना मत, मेरे पास लाना। डॉक्टर वहाँ पहुँचे, डॉक्टर ने ECG किया, BP देखा, सब टेस्ट किया। बोले भाई शर्मा जी क्या जवान दिल आपका, तो मज़ा आ गया, बॉस फर्स्ट हो जाइए। बच्चों ने इशारा किया लॉटरी। डॉक्टर बोला चुप, जोर का झटका धीरे से। शर्मा जी कुर्सी से उठे, मुड़े, और डॉक्टर बोले अरे शर्मा जी 1 मिनट बैठिए बैठिए, मैंने सुना आप लॉटरी के टिकट बहुत खरीदते हो,
शर्मा जी शर्माए और बोले अरे इन बच्चों ने बता दिया होगा आपको। हाँ खरीदता तो हूँ, पर मैं देखते वक्त हूँ रिजल्ट, मेरे इनाम तो आना नहीं किस्मत में, क्यों देखूँ, बेचारा गरीब लॉटरी वाला, तो कमाई देता हूँ, खरीद लेता हूँ। डॉक्टर ने पूछा लेकिन कभी आपके अगर मान लीजिए 10 लाख का इनाम आ गया तो क्या करेंगे? बच्चों ने इशारा किया नहीं नहीं 1 करोड़। डॉक्टर ने कहा धीरे धीरे शुरू करते 10 लाख कहते हैं। शर्मा जी बोले 10 लाख का इनाम आ गया तो वो डोकरी घर पे बुढ़िया कहती है तीर्थ यात्रा कराओ, उसको हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराऊंगा, 10 लाख पूरे खर्च कर दूंगा, मेरे तो पेंशन आती, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोले अगर 50 लाख आ गया तो? बोले क्यों मजाक करते हो मेरे साथ? नहीं नहीं ऐसे जानना चाह रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। बोले डॉक्टर 50 लाख का इनाम आया ना तो 10 लाख तो तीर्थ यात्रा में लगा दूंगा और बाकी 40 लाख 20 लाख दोनों छोरों को दे दूंगा। तो ठीक है। तो बच्चे बोले 1 करोड़। डॉक्टर बोले रुको अभी। अब डॉक्टर पूछते हैं शर्मा जी अगर 1 करोड़ का इनाम आया तो? शर्मा जी गुस्सा आ गया, यार तुम मजाक बना रहे हो कि मेरी? अगर मेरे 1 करोड़ का इनाम आ गया तो पूरा 1 करोड़ डॉक्टर तेरे को दे दूंगा, और हार्ट फेल हो गया डॉक्टर का तो लोग तो स्ट्रेस खुशी के मारे ले लेते हैं, है ना, उसको भी नहीं झेल पाते हैं। हाउ टू मैनेज योर टाइम? एक दिन में 25 घंटे निकालिए। चार्ट अकाउंटेंट हो ना, 24 घंटे नहीं 25 घंटे निकालिए। कैसे? 20 मिनट नींद कम कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं। रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, कल से 5:40, बहुत आसान है 20 मिनट। और सर्वे ये कहता है कि अगर आप एक काम 7 दिन लगातार करें तो आपकी बॉडी क्लॉक बदल जाती है, आपकी बॉडी डिमांड करने लगती है। अगर 7 दिन लगातार आप 20 मिनट पहले उठने लग गए, 8वें दिन अपना आप आंखें खुल जाएंगी 20 मिनट पहले, और 21 दिन तक कर लेते हैं, इट बिकम्स योर हैबिट। सो 21 दिन तक एफर्ट करके 20 मिनट पहले उठना शुरू कर दीजिए। 20 मिनट के लिए आप टीवी वॉचिंग और सर्फिंग और सेलफोन पे जो टाइम वेस्ट करते हैं उसमें से सिर्फ 20 मिनट काट दीजिए, ज़्यादा मत काटिए। और 20 मिनट मेहरबानी करके जोधपुर वासियों निकमी हताई बंद कर दीजिए। वो जो गपशप करते हैं चबूतरे पे घर के बाहर, गेस्ट आता है 2 घंटे गप्पे मार लेते हैं, फिर जब गेस्ट उठ के निकलते हैं तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल के आधा खुला आधा बंद वहाँ बैठ के 15 मिनट बात कर लेते हैं। फिर घर के गेट पे आधा गेट खोल के एक पाँव घर के बाहर घर के अंदर 15 मिनट और बात कर लेते हैं। फिर कार की फाटक खोल के एक पाँव फाटक के अंदर एक बात 10 मिनट और बात कर लेते हैं। ये निकमी हताइयाँ बंद करो भाई। अगर 20 मिनट आपने इससे 3 जगह से काटे तो 60 मिनट काट लिए। ईश्वर करें आप बहुत जिए, पर अगर 60 वर्ष भी आपका एनर्जेटिक और प्रोडक्ट टाइम आज के बाद होता है तो अगले 60 वर्षों में आप 13,14,000 मिनट बचाएंगे। और 1 मिनट मैंने कहा था 1 रुपए का है। 13,14,000 रुपए अगले 60 वर्षों में आप डायरेक्ट सेविंग कर रहे हैं, अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, अपने मनी मैनेज कर रहे हैं। सो सेकंड टेक अवे, मैनेज योर टाइम टू लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ। स्ट्रेस मैनेज नहीं करना है, मैनेज योर टाइम। पहली बात, डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड, बी रेडी टू चेंज, एक्सेप्ट द चेंज। दूसरी बात, मैनेज योर टाइम। तीसरी बात, अननेसेसरी वरीज नहीं होनी। अब यह शब्द बड़ा अजीब है, अननेसेसरी। सो देयर आर सर्टेन नेसेसरी वरीज ऑल्सो। एक्चुअली वरीज कॉज स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या चीज है आप लोग सीए अच्छी तरह समझ जाएंगे। वरी इज लाइक पेइंग इंटरेस्ट ऑन ए लोन दो दैट यू हैव ओनली थॉट ऑफ रेजिंग। वो लोन जो लिया ही नहीं है, जिसके बारे में विचार आया है, उस पर आज से ब्याज चुकाना शुरू कर दिया आपने। ये है चिंता। लोन लिया नहीं हो, ब्याज चुका रहे हो, खाया पिया कुछ नहीं हो, गिलास तोड़ दिया। जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी पहले काम तो करो। स्ट्रेस हो रहा है वरीज की वजह से। अब ये क्या चीज है? एक सर्वे कहता है हमारी, आज हम पीछे मुड़ के देखें, जिस उम्र के पड़ाव पे आप अपनी अब तक की जिंदगी के बारे में देखें, आपने जितनी चिंताएं की अब तक, उनमें से 40% चिंताएं ऐसी थी जो आपने की थी, परेशान हुए थे, स्ट्रेस लिया था, पर बाद में वो हुआ ही नहीं। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, और वो हुआ ही नहीं। आपने कितनी एनर्जी खराब की अपनी। 40% चिंताएं आपकी जिंदगी की बेमानी थी। 35% चिंताएं ऐसी थी जो हो चुकी हैं, उनको आज याद करते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वो हो चुका। नहीं, 42 साल पहले शादी हुई थी, हो चुकी, अब कुछ नहीं हो सकता, अनडन नहीं हो सकता। तो हो चुकी चिंताओं को लेकर क्यों परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस पैदा कर रहे हो। और 15% चिंताएं इररेलेवेंट हेल्थ कंसर्न। हेल्थ कंसर्न होना चाहिए, डॉक्टर कंसल्ट होना चाहिए, पर एक आर्टिकल पढ़ा कैंसर पे, यार ये तो सब मेरे हैं, मुझे तो कैंसर है, जो बीमारी पढ़ ली वो मुझे है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब इंस्टीट्यूशन से पढ़ के अपने आप को बीमार मान लिया है, हर बीमारी खुद को मान ली है, और बीमारी रोज पलट जाती है। सरदर्द हो रहा है, आज यहाँ हो रहा है, कल यहाँ हो रहा है, शिफ्टिंग पेन, या मुझे पेन रहता है बॉडी में, कभी यहाँ कभी यहाँ, है ही नहीं पेन।
साइकोलॉजिकल पेन है। आज सुबह से लगी नहीं, भाई शाम को लग जाएगी। 24 घंटे में एक बार करना है, जरूरी सुबह करे। ये तो माँ ने सुबह सुबह बैठाया था, नाली पे किया था, इसलिए आदत पड़ गई सुबह जाने की। मैं डॉक्टर से पूछा, सिंसियरली पूछा, कहता वो दिन भर लगती नहीं, लोग परेशान होते, लगी नहीं लगी नहीं। बोले पागल है, पेट साफ होना चाहिए, एक बार हो जाएगा काफी है। ये तो अपनी बॉडी क्लॉक बना ली है, सुबह की नहीं हुई शाम को हो जाएगी, 3 दिन नहीं लगता आ जाना मेरे पास। इररिलेवेंट हेल्थ कंसर्न नहीं होने चाहिए। इसलिए 10% चिंताएं हैं जो नेसेसरी वरीज हैं। मेरा एग्जाम वरीज का कारण नहीं है, मेरा एक्शन प्लान वो तो है ही नहीं। वरीज का कारण ये है कार्य योजना नहीं बनाई है। वो क्या, आगे बात करता हूं। एक्चुअली स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज है अगर एक सीमा तक है तो। यू स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, यू स्ट्रेस विच इज अ गुड स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस इज अ बैड स्ट्रेस। इसको समझने की कोशिश करें। एक ग्राफ दिखा रहा हूं। LS इज लो स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे लिखा है। ES इज यू स्ट्रेस, DS इज डिस्ट्रेस एंड देन हाई डिस्ट्रेस। अब देखिए ग्राफ, आप Y एक्सिस परफॉर्मेंस है। लो स्ट्रेस में आपकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, कुछ है ही नहीं। यू स्ट्रेस में परफॉर्मेंस तेज गति से बढ़ रही है, एट इंक्रीजिंग स्पीड। और डिस्ट्रेस में बढ़ तो रही है परफॉर्मेंस, पर एट डिक्रीजिंग स्पीड। और हाई डिस्ट्रेस में परफॉर्मेंस घट रही है। सो आपको अपना जहां DS शुरू होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचाना चाहिए। कहां मेरा यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस में तब्दील होता है, उस सीमा पर जाकर ब्रेक देना आ जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ब्रेक दिया जाए। अगर ये काम व्यापार पर भी लागू होता है, रिश्तों में भी लागू होता है। मैं एक व्यापार कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट का, गुड़ बेचता हूँ। एक सीमा के बाद अब गुड़ में मेरे को आउटपुट नहीं मिलने वाला है। इस जगह पर या तो जगह बदलूं या प्रोडक्ट बदलूं, वहां से वापस यू स्ट्रेस शुरू होगा। तो बार बार मुझे यू स्ट्रेस के जोन में आना चाहिए। व्हाट इज दिस यू स्ट्रेस एंड व्हाट इज डिस्ट्रेस? स्वामी अनमोहन जी की साइट पे जाएंगे आप, उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया उनको एक स्पीच में। वो अमेरिका थे और उनके होस्ट एक पोल्ट्री फार्मर थे, गुजराती दंपति थे जो मुर्गी पालक थे। उनके पास 2 सर्वेंट और पति पत्नी मिलकर 10,000 बर्ड्स को उन्होंने पाला हुआ था। ऑटोमेशन था पूरा पोल्ट्री फार्म में। अंडे लुढ़क के बाहर कन्वे बेल्ट पे आ जाते थे। वो बहुत चिंतित थे। स्वामी अनमोहन जी से पूछा उनको, आप चिंतित क्यों हैं? बोले स्वामी जी आपके समझ नहीं आएगा। बोले फिर भी बता दो। बोले मुर्गियों की ईल्ड कम हो गई है, हमारी मुर्गियां बहुत हाइब्रिड है और 2-2 अंडे रोज देती थी, अब कुछ मुर्गियां एक ही अंडा देती, कुछ देती ही नहीं है, तो मार्केट डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे टेंडर कैंसिल हो जाएंगे, क्या करें? स्वामी जी ने कहा, भय बिनु प्रीत न हो गोपाला, स्ट्रेस पैदा करो। बोले क्या मतलब? खंजर लेके जाओ। और अमेरिका में मुर्गी दड़बों में नहीं पाली जाती है, पिंजरों में पाली जाती है। 10 टियर सिस्टम, एक के ऊपर एक पिंजरे होते हैं और लाइब्रेरी की रोज की तरह रोज होती है उनकी। बड़ी डेलिकेटली पालते हैं बर्ड्स को। वो हर पिंजरे पे जाके खंजर बजाओ और कहो कल 2 अंडे वरना काट दूंगा। अब पोल्ट्री फार्म में लगा स्वामी जी पागल हो गए हैं, पर स्वामी जी कहना मानना पड़ेगा। सो गए मुर्गियों से कहा, टुमारो 2 eggs, इफ नॉट 2 eggs आई विल किल यू। और अगले दिन पत्नी ने खुशी खुशी आके कहा, कमाल हो गया, एवरी केज हैज 2 eggs except 1 cage. The bird is very adamant. This bird gave only 1 egg. और फार्मर को गुस्सा आया, वापस गया इस बर्ड के पास और पिंजरे पे बजाया चाकू, बोला, What I said, 2 eggs, why 1 egg? And bird started shivering out of fear. And she said, the bird said, Master, forgive me. I tried very hard, but I could give only 1 egg. Give me one more opportunity. I will try my best to give 2 eggs tomorrow. You should give me concession. After all, I am a male bird. स्वामी अनमोहन जी कहते हैं स्ट्रेस में तो मुर्गे भी अंडे दे देंगे। सो स्ट्रेस होना चाहिए। एक सीमा तक स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। सीमा के बाद डिस्ट्रेस बनता है, तब खराब है। डिसफंक्शनल मत हो जाइए, पर प्रोएक्टिव हो जाइए। इतना स्ट्रेस होना चाहिए, वरना क्या है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं हुआ तो क्या होता है, क्या रहा रिजल्ट अगले साल, जल्दी क्या है। तो भैया थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए। इसके सिम्टम वेरी फास्ट करूंगा मैं। शिफ्टिंग हेडेक, हेडेक एक जगह निश्चित नहीं है, बदलता है अपनी जगह, तो ये स्ट्रेस का कारण है इसका। बैक, अगेन शिफ्टिंग, कमर के अलग अलग हिस्सों में रोज दर्द होता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रीजन है, इमोशनल स्ट्रेस है। कॉन्स्टेंट कंफ्यूज डायरिया, इरिटेटिंग बाउल, खाते हैं और निकल जाता है, खाते हैं और निकल जाता है, स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन। स्किन एलर्जीज, ब्लड प्रेशर, लैक ऑफ स्लीप या ओवर स्लीपिंग, नींद आती नहीं रात भर और या घंटों सोता ही रहता है, दोनों ही कारण स्ट्रेस हो सकता है। हमेशा भूख लगी रहती है और या भूख लगती नहीं है, यह भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। साइकोलॉजिकली मन नहीं लगता काम में,
तो आप स्ट्रेस में हैं। ऊर्जा, उत्साह, उमंग नहीं है काम करने का, तो आप स्ट्रेस में हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट आती ही नहीं है, नहीं आती है, जबरदस्ती लाइए, क्योंकि मैं बताया आपको मुस्कुराहट से दिल में खुशी पैदा होगी, स्ट्रेस दूर होने लगेगा। पैनिकिंग, हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना, घबरा जाना, शोर मचाना, ऐसा मानना महान समस्या टूट पड़ी है, तो आप स्ट्रेस में हैं। आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, कोई आपकी मजाक बनाता है, कोई आपकी आलोचना करता है, आपका दोस्त है, और आप भड़क जाते हैं, आप मजाक को मजाक की तरह ले नहीं पाते हैं, तो आप स्ट्रेस में हैं। और आपके लोगों के साथ अंतर्वैयक्तिक द्वैत और विवाद बहुत ज्यादा होता है, हर किसी से लड़ पड़ते हैं, ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से, कलीग से, तो आप स्ट्रेस में, खड़ूस हो गए हैं आप, तो आप स्ट्रेस में हैं। अगर आपका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, कभी तो आप बहुत खुश हो, कभी बहुत उदास नजर आते हैं, कभी कहते हैं भट्ट साहब यू आर ग्रेट, कभी कहते हैं यू आर इडियट, तो आपके कमेंट्स इतने एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो आप स्ट्रेस में हैं। अपनी बातचीत में रिपीटेटिव है, एक बात जो कल कही थी आज फिर वही बात कह रहे हैं, रोज वही कहानी। एक बार क्या होता है मैं आपको बताता हूं, और वही बात जो 10 साल से मुझे 25 बार कह चुके हैं, वही बात रिपीट कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेस में हैं। बहुत तेज गति से बोल रहे हैं या बहुत धीमे गति से बोल रहे हैं, मन कर रहा है हलक में हाथ डाल के लफ्ज निकाल के पढ़ लेंगे, अगला बात तो बोल, सोच के बोल रहे हैं। एक्चुअली गुड मॉर्निंग, अरे कहां से निकाला, ये बंदा स्ट्रेस में है, और इतना तेज बोल रहा है कि तनाव में, इसलिए तेज गति से बोल रहा है, या जोर से बोल रहा है, या बहुत लो वॉल्यूम में बोल रहा है, दोनों स्ट्रेस का कारण है। आंख से आंख मिला के बात नहीं करता, आंख चुराता है, तो स्ट्रेस में है। और कुछ आदतें स्ट्रेस से पैदा होती हैं, सिगरेट पीना या ड्रग्स लेना या शराब पीना, ये भी स्ट्रेस की वजह से होता है। कुछ लोगों के परिवार में रिवाज होता है, उनकी बात दूसरी है, कहीं घूटी में शराब दी जाती है, अलग बात है, पर अगर रिवाज नहीं है और आप ऑलरेडी शराब नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, और आप पीना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस में हैं। अपने आप को सावधान करिए, अपने आप को बचाइए। हमेशा थके रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, अपने आप को पिटिएबल, मैं तो क्या करूं बॉस, आप लोग किस्मत वाले हो, मेरे साथ ऐसा ही होना था, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हम तो गांव के हैं, हम तो गरीब हैं, ये अपने आप को अंडरमाइन करना बार बार, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। फाइनली ये हिंदी में लिखा था, फ़ॉन्ट थोड़ा बदल गया है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं नहीं मिलती, किसी को आसमां नहीं मिलता, दुनिया भर मेरे लिए ही बनी है, ऐसा मत मानिए। डू योर बेस्ट टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, बट बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट गॉड ग्रांट्स यू। डोंट एक्सपेक्ट, ओनली एक्सेप्ट, दैट इज द की टू लिव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ। थर्ड टेक अवे क्या हुआ हमारा, स्टॉप वरीज, स्टार्ट एक्टिंग। चिंता मत कीजिए, काम कीजिए। ये स्थिति है, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो चिंता क्यों कर रहे हो। हां कर सकता हूं, तो चिंता क्यों कर रहे हो। कर सकते हो तो चिंता नहीं करनी, क्यों कर लो। नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, मैं कह नहीं सकता कुछ, होना ही मेरे साथ, एक्सेप्ट इट। सिंपल सी बात है, स्टार्ट एक्टिंग, एक्टिंग ऑन द इशू। तो समाधान क्या क्या, फाइनली अब गोल सेट कीजिए। अब गोल सीए आपने माना, एक छोटा टारगेट है, ये गोल तो नहीं, पर मान लेते फिलहाल आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए जुलाई अटेम्प्ट या नवंबर अटेम्प्ट आपका गोल है, तो क्या करूं, एक ब्लूप्रिंट बनाइए, एक्शन प्लान बनाइए। इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, शॉर्ट में कहता हूं, एक्शन प्लान बनाइए। ये मत सोचिए कि किस्मत से चीज़ें मिलती हैं। एक इक्वेशन बनाता हूं, फेट वर्सेस एफर्ट की। फेट इंपॉर्टेंट है या एफर्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारब्ध महत्वपूर्ण है या पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है, यह बताना चाहता हूं। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट। You put in 1 E, you get 1 S. You put in 10 E effort, you get 10 S, 10 success. लेकिन कई बार ये होता है, somebody puts only 1 E and gets 10 S. It is because the effort is in the bracket. 1 E is in the bracket. Outside the bracket is 10 F, fate. उसकी किस्मत उसको 10 गुना सपोर्ट कर रही थी, इसलिए उसका 1 यूनिट एफर्ट भी 10 यूनिट सफलता दे रहा था। कुछ लोगों का अनफॉर्चुनेटली F by 10 हो रहा है, वो एक एफर्ट डाल रहा है और 1 by 10 सक्सेस हो रही है। तो स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, अगर हमारे साथ F by 10 चल रहा है, इफ माई फेट इज पुलिंग मी डाउन, मेरा शनि भारी है, तो मैं तो काम नहीं करूं। मैं कहा पागलपन कर रहे हो। अगर F by 10 है, अपने E को 100 टाइम्स ले जाओ, ताकि 10 टाइम्स को नलीफाई करो और 10 यूनिट सक्सेस लेकर आओ। फिर किसी ने कहा मेरा फेट तो बहुत फेवर करता है, करोड़पति बाप की औलाद हूं,
मेरा एफ तो 100 एफ है, मैं तो एफर्ट 0 कर दूं, मगर 0 ई करते ही 100 to 0 0 सक्सेस हो जाएगी। मिनिमम 1 ई तो कर ताकि 100 एस लेकर आए। यानी कुल मिलाकर आपका पुरुषार्थ ही आपको सफलता देगा। कितनी सफलता और कब सफलता, ये आपका प्रारब्ध तय करेगा, भाग्य तय करेगा। वक्त से पहले न किस्मत से पहले, वक्त से पहले न किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। क्या मतलब इसका? ये किस्मत तय करेगी किस वक्त सफलता मिलेगी, किस्मत तय करेगी कितनी मिलेगी, लेकिन ये आपका एफर्ट तय करेगा कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। द वॉल्यूम ऑफ सक्सेस एंड टाइमिंग ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन फेट, बट वेदर और नॉट सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। सो फोकस ऑन एफर्ट, दैट इज एक्शन प्लान। कार्य योजना बनाइए। कार्य योजना क्या? अल्टीमेट गोल दिमाग में रखिए, उसकी दिशा तय करने के लिए इस दिशा में जाना। इसके लिए मेरा इमीडिएट गोल क्या है? आपके लिए इमीडिएट गोल है आपका सीए एग्जाम। हर किसी को है मंजिल का जुनून, कोई सफर का मजा क्यों नहीं लेता। मंजिल दिमाग में रखिए, पर सफर का मजा लेने के लिए एक्शन प्लान बनाइए, कार्य योजना बनाइए। कैसे बनाया जाए? आपके लिए उदाहरण कर रहा हूं। 6 महीने बाद, उदाहरण दे रहा हूं, 6 महीने बाद मेरा इम्तिहान है, तो 6 महीने का मतलब 6 महीने, तो 6 महीने मुझे कितना सिलेबस कवर करना है, कौन सा सब्जेक्ट, कितने चैप्टर, 6 महीने में बांटिए, 6 हिस्सों में बांटिए। 1 महीने में इतना हिस्सा इस विषय में, वो हुए 4 सप्ताह, 4 हिस्सों में बांटिए। 1 सप्ताह में मुझे किस विषय में कौन से चैप्टर कवर कर लेने हैं, 7 दिन में बांटिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 सप्ताह 7 दिन का नहीं होता, 1 वीक ऑफ होता है। 1 महीने में बैकलॉग पूरा करने के 3 दिन चाहिए होते हैं, तो 6 महीने में हर महीने के 3 दिन बैकलॉग के 18 दिन चले गए। 6 महीने में 20 सप्ताह का 20 वीक ऑफ चले गए, यानी 1 महीना और चला गया। अगर 6 महीने बाद इम्तिहान है, अपने सिलेबस को 5 महीने में बांटिए, क्योंकि वीक ऑफ्स आने वाले हैं और मंथ बैकलॉग आने वाला है। अगर आप उसे 150 दिन में बांटेंगे, 180 दिन के टारगेट को 150 दिन में बराबर हिस्सों में बांटेंगे, एंड यू इंश्योर दैट एवरी डे यू कंप्लीट द टास्क विच यू हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, काम इस तरह करो कि जिस दिन मौत सामने आके खड़ी हो, मौत सामने आके खड़ी हो, तुम कह सको ए मौत, सॉरी मिश्र कहते, भवानी प्रसाद कहते हैं, कर चुका मैं जो कुछ मुझे करना था, ए मौत तू आती ना आती, मुझे इसी क्षण मरना था। आई हैड प्लान माई डेज, क्या होगा मैं नहीं जानता, पर मैं तैयार हूं हर दिन उस कार्य योजना पर आगे बढ़ने के लिए जो मैंने तय की है। सो मेक योर एक्शन प्लान। योर इमीडिएट गोल इज टुडे और टुमारो। आज बात मेरी आपसे हो रही है, कल से तय कर लीजिए, कल मुझे एक शाम तक क्या क्या काम कर लेना है, और उस काम को किए बिना मैं 2nd, 3rd, 4th प्रायोरिटी पे नहीं जाऊंगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर एक्शन प्लान है। डेडिकेट योरसेल्फ, देन यू विल मैनेज योर टाइम। डिफाइन योर रोल। परिवार में तय कर लीजिए मेरी भूमिका क्या है, इससे ज्यादा काम मैं नहीं करूंगा अगले 6 महीने। वर्क प्लेस पे भी आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तय कर लीजिए मैं कितना काम करूंगा यहाँ। सेक्रीफाइस समथिंग, छोड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ। एक मुट्ठी में आप छोटा आनंद लिए बैठे हैं, तो बड़ा आनंद के लिए तो दोनों हाथ खोल के रखना पड़ेगा। छोटे आनंद को कस के पकड़े रहेंगे, बड़ा आनंद नहीं मिलेगा। सेक्रीफाइस करना सीखिए, अपना रोल सीमित कीजिए। कट द फिश इनटू पीसेस। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। कुछ काम लोगों को सौंपिए, हर काम खुद नहीं कर सकते आप। Don't expect yourself to be perfect all the time and don't expect others to be perfect all the time. This will only create stress. आप परफेक्ट नहीं है, स्वीकार कर लीजिए, अपनी औकात पहचान लीजिए, और तब लक्ष्य तय कीजिए और तब कार्य योजना बनाइए। अपनी पेस थोड़ी स्लो डाउन कीजिए। बहुत अच्छा तरीका है, टॉप प्रायोरिटी पे काम कीजिए, पढ़ाई पे काम कीजिए, बाकी प्रायोरिटी को छोड़ दीजिए, अपना पेस स्लो हो जाएगी। आप अगर बाकी सारे काम भी करते रहना चाहेंगे, आपको दौड़ना पड़ेगा, यू विल क्रिएट स्ट्रेस। टाइम मैनेजमेंट सीखिए, जैसे मैंने बात की अभी तक। कोई हॉबी जरूर रखिए। इतने पढ़ाई के बोझ के बावजूद आधा घंटा रोज अपनी हॉबी को जरूर दीजिए। प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, जॉगिंग, वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा, आधा घंटा अपनी किसी हॉबी को जरूर दीजिए। दैट विल रिवाइव यू, रिचार्ज यू फॉर योर टास्क, द टॉप प्रायोरिटी। डोंट प्रीटेंड टू बी व्हाट यू आर नॉट। ढोंग मत कीजिए, आडंबर मत कीजिए, स्वीकार कीजिए मुझे ये नहीं आता। अपने आप को प्रीटेंड मत कीजिए मैं ये जानता हूं वो जानता हूं, तब कोई भी आपको कुछ नहीं बताएगा। आप स्वीकार कीजिए मुझे नहीं आता, तो कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, आपको सिखाएगा। मैंने अभी कहा अपनी वॉक जॉग की हॉबी रखिए। न्यूट्रिशियस फूड खाइए, फास्ट फूड बंद कीजिए। ये आपको लेथार्जिक बनाएगा, लाउजी बनाएगा, आपका टाइम खराब करेगा।
इन सबको छोड़ते हैं. सो सेट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रियलिस्टिक गोल. यथार्थवादी, जो आपकी औकात नहीं है उसको लक्ष्य मत बनाइए. हमेशा आपका लक्ष्य आपकी वर्तमान क्षमता से 20-25% बड़ा होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. लॉन्ग टर्म गोल could be 100% higher than your capacity, but immediate goal should not be more than 20-25% higher than your capacity. Go back to roots. क्या मतलब? मेडिटेशन. खासतौर से सीए स्टूडेंट्स, तनाव मुक्त रहने के लिए मेडिटेशन जरूर कीजिए. बड़ा भारी शब्द है, इसको आसान करता हूं. डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास लेना और गहरी श्वास छोड़ना. 10 मिनट रोज सुबह और रोज शाम को कोई एन्चांटिंग म्यूजिक लगा लीजिए. वो नमो अरिहंतानम हो सकता है, वो गुरु की वाणी हो सकती है बत्रा सर, वो कुरान की आयत हो सकती है, वो चर्च का कोई कोयर हो सकता है, वो ओमकार हो सकता है, वो गायत्री मंत्र हो सकता है. पर बहुत लंबी आरती नहीं होनी चाहिए. रिपीटेटिव, जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा है, और रिपीटेटिव होना चाहिए. परकशन, ड्रम म्यूजिक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो म्यूजिक होना चाहिए साथ में, और ना हो तो और भी अच्छा है. ऐसा मेडिटेशन म्यूजिक बाजार में मिलेगा आपको, वरना डाउनलोड कर लीजिए आप. बेस्ट इज फ्लूट हो, सितार हो, पियानो हो, वायलिन हो, ये म्यूजिक मेडिटेटिव म्यूजिक्स हैं. और बहुत से आपको मिलेंगे ओम शब्द का रिपीटेटिव एन्चांटिंग, घंटे घंटे भर का मिलेगा. आप 10 मिनट सुबह बैठिए, 10 मिनट शाम बैठिए और उसके साथ चैंट कीजिए. और इमेजिन कीजिए अपने आप को सीए इम्तिहान देते हुए, और देखिए आप इम्तिहान दे रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आपको बहुत आसान लग रहा है एग्जाम का पेपर पर्चा, आप बहुत अच्छे आंसर दे पा रहे हैं. कभी कभी देखिए आपका रिजल्ट आ गया, आप सफल हो गए हैं, माँ बाप के पाँव छू रहे हैं, माँ बाप गले लगा रहे हैं, दोस्त पार्टी मांग रहे हैं. विजुअलाइज योर सक्सेस इन मेडिटेटिव स्टेट. रॉन्डा बर्न की किताब है द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दूसरी किताब है लुई हेस की आस्क, यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू. आपको सफलता ब्रह्मांड देने को तैयार है. अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, आप ब्रह्म का अंश हैं, आप असफल कैसे हो सकते हैं? डोंट डाउट योर पोटेंशियल, यू आर ट्रेमेंडस पावर हाउस. एक न्यूक्लियस का फ्यूजन या फिशन एटॉमिक पावर पैदा करता है, और हमारे अंदर सैकड़ों एटम्स हैं. वी आर ट्रेमेंडस पावर हाउस. यूज योर पावर. मेडिटेटिव स्टेट में जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, ईमानदारी से सिर्फ एक जगह फोकस होते हैं अपने, मैंने जो बताया दृश्य पे, तो आप अपनी पावर्स को, एनर्जीज को कंडेंस कर रहे हैं, घनीभूत कर रहे हैं. और जब एक्चुअल एग्जाम देने जाते हैं तो आपको लगता है ऐसा मैंने कई बार किया है. इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेजावू. हम कहीं नई जगह जाते हैं, वहाँ जाकर लगता है यार ऐसा कभी मैंने देखा है कभी, और हालांकि कभी नहीं देखा होता है. और ऐसी जगह हमको फ्रेंडली लगती है, डरावनी लगती है, स्ट्रेस पैदा नहीं करती है. आपने विजुअलाइज कर लिया अपने आप को एग्जाम देते हुए, सक्सेस पाते हुए, सक्सेसफुल होते हुए, मेडिटेटिव स्टेट में विजुअलाइज किया है. जब एक्चुअल एग्जाम देंगे आप, डर आपके पास भी नहीं होगा, आप सहजता से इम्तिहान दे पाएंगे. ऐसा नहीं कि ये पेपर में वो क्वेश्चन आएंगे जो आप चाहते थे, लेकिन जो आपको मालूम है उसे आप कागज़ पे उतार पाएंगे, बिकॉज यू विल बी इन कंट्रोल टेम्परामेंट. इसे कहते हैं अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स. तो जब आप एन्चांटिंग म्यूजिक के साथ स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनते हुए 10 से 15 मिनट दिन में 2 बार बैठेंगे, और बढ़ सके तो धीमे धीमे 15 मिनट 20 मिनट कीजिए. इससे ज़्यादा अभी मत कीजिए, स्टूडेंट हैं आप, 20 मिनट ज़्यादा एक वक्त मत लगाइए. पर ऐसा कर पाते हैं आप, तो आप ब्रेन की थीटा और अल्फा ब्रेन वेव्स पे आएंगे. मैं इसकी डिटेल बात अभी नहीं करता हूँ, आप लोग गूगल फ्रेंडली हैं, जाइए ब्रेन वेव्स देखिए क्या चीज़ बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा क्या चीज़ हैं. अल्फा थीटा ब्रेन वेव्स में आर फुली रिलैक्स्ड, योर माइंड एंड ब्रेन इज free from the burdens of thoughts, and you are focused on only one thought, that is exam and success, and you are imprinting this. You are reprogramming your personality. आपकी पर्सनैलिटी की प्रोग्रामिंग हो गई है. मैं कैसे करूँगा, MKK, मैं कैसे करूँगा, मैंने कभी किया नहीं. अगर यही सोचते रहे तो शादियाँ कैसे करोगे, MKK, मैंने कभी की नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ. So get rid of MKK and LKK, लोग क्या कहेंगे. ये प्रोग्रामिंग गलत हो गई है आपकी, MKK LKK. इनको डिलीट कीजिए प्रोग्राम को, और नया प्रोग्राम डालिए. आई कैन, आई एम डूइंग इट, आई डिड इट, आई डिड इट, आई डिड इट. जब अपने सबकॉन्शियस माइंड पे आप ये प्रोग्राम लिख देंगे, आप सॉफ्टवेयर समझते हैं, द रिटन प्रोग्राम विल एक्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, एंड यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन. सो आई विश यू ऑल
a great success in your profession and in your life. I wish you all to be pleasing personalities and for the lifetime live not a stress-free life, but live a happy life in spite of stress. Thank you very much for patient listening, patient hearing, and giving me so much time. I'm thankful to Excel Academy to give me this opportunity to address so many students from this studio. Thank you very much. Thanks. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में आग कहीं भी हो पर आग लगनी चाहिए। तो अरविंद भट्ट साहब ने आज एक आग सी आप लोगों के सीने में जरूर लगा दी है, हम सारी फैकल्टीज के सीने में तो जरूर लग गई है, और मैं मानता हूं कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट एक एग्जाम टाइम में आप लोगों को होने वाला है। तो हमारी तरफ से एक मोमेंटो छोटा सा अरविंद भट्ट साहब को, और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेएस बत्रा सर से यहाँ पे आने के लिए। जेएस बत्रा सर। थैंक यू सर। और दोस्तों अब इस सेशन को एंड करते हैं, और इस सेशन को एंड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मितेश मेहता सर से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मितेश मेहता सर। मैं एक्सेल एकेडमी की तरफ से, सारे फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से और सारे स्टूडेंट्स की तरफ से अरविंद भट्ट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट समय में हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और वैसे अरविंद भट्ट साहब को कौन नहीं जानता, हम बचपन से उनके लेक्चर सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। उनकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हमारे दिलों में पहले से बसी हुई है, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिन्होंने न सिर्फ अपने पढ़ाई के समय में परचमता हासिल करी थी, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, लॉ, और उसके बाद मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में कई जनों को ये स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में, प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने में, एक खुशनुमा व्यक्ति बनाने में आपने कई मुकाम हासिल किए हैं, कई उपलब्धियां हासिल करी है, और कई लेवल्स पे आपने अपने स्पीच दिए हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लिया इस कोविड टाइम में, जहाँ सभी लोग एक अलग ही स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।